हाँ जी दोस्तों, आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करना है। चैप्टर का नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट। अरे सर, ऐसे ज़माना में ऐसे भी कुछ लोग हैं क्या जो प्रॉफिट नहीं करना चाहते? कुछ तो लोग हैं भाई। बट असलियत ये है कि जितने नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं ना, वो ज़बरदस्त प्रॉफिट कर रहे हैं। ये सब सारा बात आप सीखेंगे इनकम टैक्स में, कैसे टैक्स बचाने का प्रोसेस है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। तो चलो, अभी तो फ़िलहाल अकाउंट्स में हैं हम लोग, और अकाउंट्स का काम शुरू करते हैं। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद क्या पता चलेगा और क्या करना है हम लोगों को, क्या काम करना है। अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है सर, समझेंगे। एंड डिस्टिंक्शन बिटवीन अ प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो जितने अकाउंट्स के बच्चे बोला, सर एक चीज़ तो पता है सर, ये प्रॉफिट वाले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं और ये नॉन प्रॉफिट वाले इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं। ऐसा कुछ है? नहीं नहीं सर, शायद ये लोग रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट बनाते हैं। तो सर फ़र्क क्या है सर? यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस में भी तो वही काम होता है, और प्रॉफिट एंड लॉस में भी तो भाई एक तरफ जितना पेमेंट है, एक तरफ जितना इनकम है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, देखते हैं। क्वेश्चंस को अपने दिमाग में ज़िंदा रखो, सही वक्त आते के साथ उनको जवाब मिल जाएगा। उसके बाद अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। हाँ जी सर, यही करना है हम लोगों को। और क्या देखना है? अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। अच्छा जी। एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सर रिसीट्स एंड पेमेंट्स एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एंड सी द डिस्टिंक्शन बिटवीन द टू अकाउंट्स। ये हुआ ना कुछ काम। सर एक जैसा ही लगता है, बट सर अगर यहाँ लिखा हुआ है कि देर इज़ अ डिस्टिंक्शन, तो सर अब हम दिमाग लगाएंगे, थोड़ा सा कोशिश करेंगे सर कि कहाँ क्या फ़र्क है, और क्या काम यहीं तक है? नहीं जी, और है। लर्न द टेक्निक ऑफ प्रिपेयरिंग रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। तो दोस्त, टेक्निक सीखना है भैया, टेक्निक। ओ यार, मेरे को सारे टेक्निक आते हैं। ठीक है भाई, देखते हैं। आइडेंटिफाई मेन सोर्सेज ऑफ इनकम। तो सर क्या इनकम एंड प्रॉफिट एक ही होता है सर? बट अभी तो हम लोग पढ़ रहे हैं नॉट फॉर प्रॉफिट वाला। सर नॉट फॉर प्रॉफिट में इनकम कहाँ से आया? क्या क्वेश्चन है, वाह भाई वाह, बड़ा मस्त सवाल है भाई। ये सवाल जो है, ये सवाल का सिलसिला रुकना नहीं चाहिए। दिमाग में जितने सवाल आ रहे हैं करते रहिए, सवाल को बढ़ाइए, और जैसे ही हम ये चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे, अगर आपके सवाल के जवाब आपको अगर मिल जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, और अगर नहीं मिलते हैं तो आपको तो पता है, अगर आप रजिस्टर्ड स्टूडेंट हो तो आपके पास है व्हाट्सएप नंबर और व्हाट्सएप ग्रुप। वहाँ पर आप वॉइस मैसेज भेजिए और मैं प्रकट हो जाऊँगा। कुछ रिपोर्ट मिली है कि सर आपके क्लासेस कुछ इंस्टीट्यूशंस खरीद रहे हैं, और वो खरीद के क्लासरूम बना के आपसे तो भाई एक बच्चे का पेमेंट आपको दिया, और 20-20 बच्चे को बिठा के क्लास करा रहे हैं। और देखो, गलत बात है। अगर ऐसा कुछ खबर आपके पास अगर आता है तो ज़रूर हमें इन्फॉर्मेशन दीजिए। और जो हमारे ऑथराइज लर्निंग सेंटर है, ऑथराइज लर्निंग सेंटर को सर्टिफिकेट इशू किया हमने। देखो दोस्त, केस वेस होगा लंबा। आजकल कानून इंडिया का चेंज हो गया, कॉपीराइट ये सब का कानून बहुत मजबूत हो गया। सो पहले वाला ज़माना नहीं है। लाइफ एंड टाइम्स आर चेंजिंग। सो कुछ भी गलत अगर हो रहा है तो प्लीज़ हेल्प करिए, मेरा सहायता करिए, इन्फॉर्म करिए। आगे चर्चा को बढ़ाते हैं। आइडेंटिफाई मेन सोर्सेज ऑफ इनकम एंड लर्न द टेक्निक ऑफ प्रिपेयरिंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अभी कुछ देर पहले बोला लर्न द टेक्निक ऑफ प्रिपेयरिंग रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, अब बोलता है लर्न द टेक्निक ऑफ प्रिपेयरिंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये बच्चे भाई, हम लोग कितना अकाउंट बनाएंगे? नंबर चाहिए, पास होना, तो भाई क्या सारा दिन अकाउंट्स बनाते रहें?
तो यार ठंड रखो यार, बनाना तो पड़ेगा, सीखना तो पड़ेगा, क्या हो गया आपको। ठीक है, सो टेक्निक क्या सीखना है, प्रिपेयरिंग, क्या प्रिपेयर करना है, प्रिपेयरिंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, फ्रॉम रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। सर ये क्या बोल रहे हैं सर आप, सर कंफ्यूज कर रहे हैं हम लोगों को। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट से हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे, सर इसका क्या मीनिंग है। ठीक है, थोड़ा सा वेट कर लो, थोड़ा सा वेट कर लो, फिर टेक्निक सीखना है। लर्न द टेक्निक ऑफ प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है जी, लास्ट में बैलेंस शीट भी बनाएंगे हम लोग, बैलेंस शीट। ठीक है भैया, बनाएंगे। सो क्या हम रेडी हैं सर? हम तो रेडी हैं सर, बचपन से रेडी है सर। आप नहीं मिले थे तो भी रेडी थे हम लोग। ठीक है भाई, गलती क्वेश्चन कर लिए, माफ़ कर दो भाई। ठीक है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। बाप, क्या बात है। तो नॉट फॉर प्रॉफिट वाले का फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, आज हम लोग जान के रहेंगे। सो नॉट फॉर प्रॉफिट, प्रॉफिट नहीं कमाना है, वो बनाते हैं रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। और बोल रहे हैं कि ये जो रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट है, ये जो हम लोग प्रॉफिट वाले भाई लोग जो काम करते हैं उनको समझा रहे हैं, अरे तेरा जो कैश बुक होता है ना भाई, तेरा जो कैश बुक, अरे तेरा कैश बुक और मेरा रिसीट एंड पेमेंट एक ही तो है यार, एक ही तो है। अच्छा ठीक है भाई, चलो अच्छा पता चल गया कि एक ही है। तो जिस बच्चे को कैश बुक बनाना आता है उस बच्चे को यहाँ कुछ नया नहीं करना है। कैश बुक बनाना आता है वो, हाँ सर क्या है इसमें, कैश आया कैश गया वही तो लिखना है। तो इसमें भी तो जो आया लिखना है, गया आया जो रिसीट में लिखेंगे, गया जो है पेमेंट में लिखेंगे। Oh, sir, it's so easy. Oh, yeah, baby, it's so easy. You don't have to worry so much. Okay, it's accounts. If you know how to prepare accounts for profit organizations, you can very easily prepare the accounts for non-profit organization. अरे सर आपको क्या हो गया, इतना अंग्रेजी क्यों बोल रहे हैं? अरे भैया बोलना पड़ता है। आपको लगता है कि भाई आपके मास्टर जी को तो अंग्रेजी बोलना ही नहीं आता है, कितने बच्चों को लगता है ऐसा? हाँ बताइए तो। What do you think? I cannot speak English. You think I cannot speak English? You don't think so? Okay, I can speak very good English. Okay, ठीक है भाई, अब आप समझ तो गए हैं कि भाई थोड़ा सा अंग्रेज़ी तो हम बोल लेते हैं। भैया मेरा अंग्रेज़ी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप क्लास ठीक से समझ रहे हैं कि नहीं। ठीक है, बहुत बच्चों को जब हम रिव्यू देने बोलते हैं, अच्छा एक बात बताओ भाई, आप लोगों ने वीडियो रिव्यू दिया या नहीं दिया? मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ भाई, प्लीज़ हिंदी में रिव्यू दो, थोड़ा अपना यार अच्छा लगता है अपने को, आप लोगों का प्यार। जब मैं थोड़ा सा देखो, मैं आई एम ऑल्सो ह्यूमन बींग, आई कैन ऑल्सो फील लो इन लाइफ। आप लोगों को तो हमेशा चार्ज अप करते रहता हूँ कि नहीं भाई मोटिवेट हो, मोटिवेट हो। तो अगर आप लोग दिल से प्यार करते हो, चाहते हो कि मैं भी हमेशा चार्ज अप रहूँ, तो आपका प्यार भरा संदेशा जो है ना, वो मेरे लिए एक मार्केटिंग टूल, तो देखो झूठ तो नहीं बोलूँगा, मार्केटिंग टूल तो है। झूठ तो मैं बोल ही नहीं सकता, क्या करूँ। अब क्या करें भैया, अच्छा चीज़ अगर है, अगर मैं वाकई सही कर रहा हूँ, आपको मदद कर पा रहा हूँ, तो लेट इट स्प्रेड, लेट द गुड थिंग्स ऑल्सो स्प्रेड इन लाइफ। तो वो मार्केटिंग को अगर हटा दें, तो दिल से जो आप लोग बोलते हैं, आपकी आवाज़ की जो सच्चाई है और आपका जो प्यार है, वो तो यहाँ तक पहुँचता है भाई। सो इफ़ यू रियली लव मी, यू हैव सम मैसेज फॉर मी, प्लीज़ आई वुड लाइक टू रिसीव सम वीडियो मैसेजेस। अच्छा एक राज का बात बताऊं, देखो शादी को 15 साल हो गए, पत्नी अब इतना प्यार नहीं करती है, तो उसको दिखाने में बड़ा, देखो तो तुम तो मेरे को सारा दिन डांटते रहती हो, देखो ये कितना प्यार करते हैं मेरे को, तो वहाँ पर थोड़ा सा सेटिस्फैक्शन मिलता है। समझा करो यार बात को, सब पोल पट्टी खुलवा देते हो, मैं खुद ही खोल देता हूँ, क्या करूँ।
ठीक है, तो बन की बात हो गई। अब काम का बात करते हैं, पढ़ाई का बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। रिसीट्स एंड पेमेंट्स के बाद हम बनाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अच्छा सर, ये बोल रहे हैं कि ये इक्विवेलेंट टू प्रॉफिट एंड लॉस है। सर ये इक्विवेलेंट टू कैश बुक है। अच्छा सर, बैलेंस शीट जो है इनके पास जो बैलेंस शीट है नॉन प्रॉफिट वालों के पास, हमारे पास भी तो एक बैलेंस शीट है, तो भैया वो दोनों बराबर है। चलो ठीक है, अच्छी बात। अब मैं इसको बीच से एक बार उड़ाऊंगा। ठीक है, सो डोनेशंस, एंट्रेंस एंड एडमिशन फीस, सब्सक्रिप्शन, ये कुछ 3 नए शब्द आप सुन रहे हैं। लाइफ मेंबरशिप फी, अरे सर ये भी तो नया है। आर सम सोर्स ऑफ इनकम्स फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। कहीं ना कहीं ये बात कर रहे हैं कोई क्लब का। क्लब में होता क्या है? क्लब का मतलब सर बहुत क्लियर है, क्लब में होते हैं मेंबर्स, और मेंबर मिलके पैसे देते हैं। ठीक है, और आपस में जो खर्चा लगता है उसको बांट लेते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये जो क्लब वाला जो सिस्टम है वो प्रॉफिट थोड़ी ना करते हैं। तो क्लब में सर वही होता है, अगर कोई बहुत रईस है तो वो डोनेशन दे देता है। अब जैसे हमारे पास एक क्लब है, भाई भाई क्लब, भाई भाई बैडमिंटन क्लब। ठीक है, अब उसमें मेरे बहुत सारे रईस दोस्त हैं, बट कोई भी डोनेशन नहीं देता है। ठीक है, अब आज पढ़े ना इस चैप्टर को, ये चैप्टर दिखाएंगे उनको कि भाई तुम लोग डोनेशन दो। ठीक है, कोई बात नहीं, डोनेशन दे दो, या क्लब में एंट्रेंस एंड एडमिशन फीस, और मंथली जो शटल कॉक लगता है ना खेलने के लिए, उसका मंथली सब्सक्रिप्शन दे दो। और किसी किसी को भैया लाइफ मेंबरशिप फीस दे दो कि चलो भाई तुम इतना लंबा अमाउंट दे दो 10 साल तक के लिए। सर लाइफ मेंबर तो 10 साल के लिए क्यों बोल रहे हैं? अरे यार, जो खेलते हैं उनका उम्र अब 10 साल से ज़्यादा नहीं है, बोला 5-7 साल में सरकने वाले हैं। तो अभी हम बोलते हैं भाई तुमको 10 साल का मेंबरशिप दे रहे हैं। ठीक है, ये मजाक की बात थी, आप समझ गए होंगे। तो लाइफ मेंबरशिप फीस आर सम सोर्सेज ऑफ इनकम। ये इनकम वर्ड क्यों यूज़ कर रहे हैं सर? एक्चुअली जो बच्चे सोच रहे हैं ना इनकम को प्रॉफिट समझ रहे हैं, वो गलती कर रहे हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इनकम मतलब क्या? इन, अब मैं आपको समझाता हूँ। इनकम को आप लोग गलत तरीके से समझ रहे हो। इन कम, क्या कम भैया? गांधी जी, पैसा, मनी। मनी मेरे पॉकेट में अगर आएगा, इनकम, इनकम मतलब प्रॉफिट थोड़ी ना हो गया यार, पैसा आया। वो पैसा आएगा तभी तो उस पैसे से हम खरीदेंगे शटल। ठीक है, उस पैसे से हम खरीदेंगे बैडमिंटन रैकेट। तो इनकम आना ज़रूरी है। और जब हम खरीदते हैं कुछ तो उसको बोलते हैं एक्स। अरे सर, एक्स तो सर हम लोग अपनी गर्लफ्रेंड को बोलते हैं, जिनके साथ हमारा रिश्ता टूट गया, एक्स गर्लफ्रेंड। तो भैया एक्स जो है, मेरा तो वही मतलब है कि एक्सपेंडिचर बोलते हैं। तो कल तक आपके पास था वो पैसा, अब वो एक्स हो गया जी, एक्स। अब वो पैसा आपके पास नहीं है, अब आपका नहीं है। तो उससे भी आप समझ सकते हैं। सर समझ गए सर, आज जो आपने एक्सपेंडिचर समझा दिया ना सर, बस मज़ा आ गया। ठीक है भाई, मज़ा लेते रहो, पढ़ाई करते रहो। सो सम सोर्सेज ऑफ इनकम फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हमने पढ़ लिया जी। दीज आइटम्स हैव, सर आइटम्स, ओ माय गॉड, यू पीपल आर रियली बैड एंड विकेड। These items have separate treatments. सर
अरे मतलब है डोनेशन, डोनेशन और सब्सक्रिप्शन, दोनों का ट्रीटमेंट अलग अलग है। कहीं ना कहीं क्या ये रेवेन्यू एंड कैपिटल वाला फंडा तो नहीं आ रहा सर? जिस बच्चे ने ऐसा सोचा मेरे को व्हाट्सएप करो कि सर मैंने ऐसा ही सोचा था, मैं इनाम दूंगा। बता देना पूरा ठीक से, वॉइस मैसेज करना कि सर जब आप पढ़ा रहे थे मैंने ऐसा ही सोच लिया था, ईमानदारी से बताना। सम बीइंग कैपिटलाइज्ड while others are treated on accrual basis। चलो भाई समझ गए आप लोग। तो माहौल रेडी है काम करने के लिए, अब हम लोग रेडी हो जाते हैं, अब जल्दी जल्दी काम करना है, ठीक है। दिमाग के नस, दिमाग के सेल्स अब एकदम काम करने के लिए रेडी है। चलो बढ़ते हैं। अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज अ लीगल एंड अकाउंटिंग एंटिटी। लीगल है और अकाउंटिंग एंटिटी मतलब इनके भी अकाउंट्स बनते हैं। दैट इज ऑपरेटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी एज अ होल। अरे वाह सर, बैडमिंटन खेल रहे हैं तो पूरा सोसाइटी का कहाँ बेनिफिट हो गया, ये बात तो अच्छा है। तो ये कुछ कुछ बड़े बड़े लेवल के जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है उनका बात कर रहा है, ठीक है। अगर सोसाइटी एज अ होल का नहीं भी बेनिफिट हुआ तो भी भाई हम लोग आपस में 10-15 लोग खेल रहे हैं, हेल्थ तो ठीक हो रहा है ना यार, कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, कुछ प्रॉफिट तो कर नहीं रहे हैं, मिलकर कर रहे हैं, साथ है एक दूसरे का। अकेला चना क्या भाड़ फोड़ेगा, मिलकर खेलते हैं तो कम से कम जुगाड़ हो जाता है, खेल कूद हो जाता है, तो फ़ायदा तो हो रहा है सोसाइटी का। रादर देन फॉर द बेनिफिट ऑफ द सोल प्रोप्राइटर। अब सोल प्रोप्राइटर मतलब वही सोल प्रोप्राइटर, मैं अकेला मालिक, जो भी मुनाफा होगा मेरा, या ग्रुप ऑफ पार्टनर्स, पार्टनरशिप। मतलब अब ये क्या डिस्टिंग्विश कर रहा है कि सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में जान चुके हो आप, पार्टनरशिप के बारे में जान चुके हो, शेयर होल्डर्स के बारे में जान चुके हो, नहीं जाने हो तो जान लेना। ये सब क्या प्रॉफिट वाले लोग हैं, और हमको देखो भैया हम तो दिल वाले हैं, दिल वाले, ठीक है। हम प्रॉफिट प्रॉफिट नहीं समझते, हम भला करते हैं, भला। नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन सच एज पब्लिक हॉस्पिटल्स, पब्लिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, क्लब्स, टेम्पल्स, चर्चेस एट्सेट्रा। अब इस बात पे अगर किसी को बहुत ज़ोर से हंसना है तो हंस सकते हैं, हंसना अलाउड है। सर हमारे देश में तो ऐसे ऐसे मंदिर है सर जिनका इतना ज़्यादा पैसा आता है सर, आप क्या बताएं। और हमारे जो रोम में जो वेटिकन है, वेटिकन में इतना ज़्यादा पैसा आता है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। और हमारे इंडिया में जो तिरुपति बालाजी का जो मंदिर है वहाँ पर भी ज़बरदस्त पैसे आते हैं, आप लोग सबको पता है। तो सर ये सब क्या है सर, ये नॉन प्रॉफिट वाले हैं। और सर पब्लिक हॉस्पिटल तो भाई सर अगर आदमी नहीं मर रहा हो तो मर जाए हमारे देश में। और पब्लिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एक बात बताइए, अगर देश को सुधारना है तो जितने भी हमारे आईएएस ऑफिसर है, आईएएस आईपीएस, और जितने भी हमारे गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स हैं उनको बोलो ना अपना बच्चा को भेजेगा पब्लिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, काहे नहीं भेजते हैं। उनको खुद को पता है कि एजुकेशन सिस्टम उतना अच्छा नहीं, क्योंकि मैक्सिमम बार तो मास्टर जी आते ही नहीं हैं। हाँ ये सब दुख की बात तो है भाई, कोई बात नहीं। कुछ दिनों बाद BA CA क्लासेस ऑनलाइन मीडियम से वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करेगा, ठीक है। स्कूल में तो भैया लंबा लंबा डोनेशन, बहुत लंबा लंबा फीस, फिर आगे ट्यूशन, ठीक है। BA CA क्लासेस का एक आइडिया है दिमाग में कि क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के बच्चों को ऑनलाइन मोड में सारे सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स प्रोवाइड करें। और ये बच्चे जो विलेज के बच्चे हैं खास करके, वो नेशनल ओपन स्कूल, शायद NIOS बोलते हैं उसको, उसमें जाके एडमिशन करा ले, हमसे लेक्चर्स ले ले, ठीक है। और हमसे पढ़ाई करके वो NIOS का एग्ज़ाम दे दे, तो ये बच्चे भी क्लास 10 क्लास 12 पास कहलाएंगे। क्योंकि ये बच्चे के माँ बाप के पास पैसे नहीं है कि वो स्कूल का इतना हैवी फीस दे पाए। तो ये मेरा नेक्स्ट प्रोजेक्ट है दिमाग में, इसको करना है।
और आप लोग सबका साथ मिलेगा, मिल रहा है, तो ये काम करना है। चलो दोस्त आगे बढ़ते हैं। सो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस क्या करते हैं? दे कन्वेंशनली प्रिपेयर रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट टू शो पीरियोडिक परफॉर्मेंस एंड बैलेंस शीट। तो पीरियोडिक परफॉर्मेंस ये शब्द यहाँ पर भी आया है। तो पीरियोडिक परफॉर्मेंस मतलब एक साल का, तो वो एक साल वाला जितने भी प्रॉफिट वाले के लिए जो काम करते हैं वैसा ही काम यहाँ पर भी करना है, ठीक है। टू शो फाइनेंशियल पोजीशन एट द एंड ऑफ द पीरियड। In this chapter, we shall discuss the technique of preparing receipts and payments account, income and expenditure accounts, and balance sheet for not for profit organizations. Also, we shall discuss and illustrate the technique of preparing income and expenditure account from receipts and payments account. It may be mentioned that income and expenditure account is just similar to profit and loss account prepared for the profit making organizations. In case of income and expenditure account, the excess of expenditure over income is treated as deficit. तो जहाँ लॉस बोलते थे वहाँ डेफिसिट बोलेंगे, ठीक है दोस्त। और in non-profit organizations, total cash receipts and total cash payments are highlighted through receipts and payment account. तो सर अगर जो प्रॉफिट होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको सरप्लस बोलते हैं। क्यों नहीं लिखा है लोग? सर फिरे नहीं, सर प्लस, सर प्लस, सर आप प्लस हो। अच्छा ठीक है, ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। नेचर ऑफ रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। तो कुछ तो हमने हिंट दे रखा है आपको कि ये सर कैश बुक की तरह होता है, ठीक है, देखते हैं। A receipt and payments account is a summary of cash book without date column, ठीक है जी, डेट का कॉलम नहीं है। It is an elementary form of account commonly adopted by for non-profit making concerns such as hospitals, clubs, societies, temple, churches, etc. for presenting periodically the result of their working. It consists of a classified summary of cash bank receipts and payments over a certain period, together with the cash balances at the beginning and the close of the period. The receipts are entered on the left-hand side and the payments on the right-hand side, the same sides as those in which they appear in the cash book. तो देखो मैंने थोड़ा सा स्पीड में पढ़ाई किया है, तो इसको ज़्यादा स्लो करने का कोई सेंस भी नहीं बनता है। It is a summary of the cash and bank transactions like cash book, all the receipts, capital or revenue, all the receipts. अब ये जो receipts है वो चाहे कैपिटल हो या रेवेन्यू हो, हमको कोई मतलब नहीं है, जो भी पैसा आया अपने को रिसीट में डालने का। आर डेबिटेड। सिमिलरली ऑल द एक्सपेंडिचर्स कैपिटल और रेवेन्यू आर क्रेडिटेड। तो ये बात तो एकदम क्लियर हो गई सर, इसमें तो मज़ा आ गया कि भैया रिसीट एंड पेमेंट में बस जो आया डाल दे, उसमें कुछ सोचने का नहीं, दिमाग लगाने का नहीं, ये रेवेन्यू है कैपिटल है, कुछ नहीं सोचने का, आराम से काम करने का, ठीक है जी। इट स्टार्ट्स विद द ओपनिंग कैश एंड बैंक बैलेंसेस एंड ऑल्सो एंड्स विद द क्लोजिंग बैलेंसेस। ठीक है सर, ये तो बहुत ईजी है। दिस अकाउंट यूजली इज नॉट द पार्ट ऑफ द डबल एंट्री सिस्टम। अरे सर ये क्या कह डाला, मार डाला। दिस अकाउंट इज नॉट यूजली अ पार्ट ऑफ द डबल एंट्री सिस्टम। समझेंगे भैया, तो समझने वाला बात है। डबल एंट्री में हम लोग काम करते आ रहे हैं, तो इसको डबल एंट्री का पार्ट नहीं है तो इससे क्या नफ़ा होगा, क्या नुकसान होगा, कुछ हम लोगों को घबराना है, डरना है तो बताइए। अगर नहीं डरना तो आप डरा क्यों रहे खाली पीली? मैं तो हाईलाइट करना था भाई, ये बात अपना काम है हाईलाइट करना, बाकी आपका काम है समझना, ठीक है। इट इंक्लूड्स ऑल कैश एंड बैंक रिसीट्स एंड पेमेंट्स। यार कुछ कुछ बातों को हाईलाइट नहीं करूँगा ना तो आपको लगेगा अरे सर एक एक लाइन क्यों पढ़ते हैं। तो एक एक लाइन पढ़ने से ही तो कुछ नया बात आता है। 5 लाइन पढ़ा मैंने, 5 लाइन पे एक लाइन भी अगर एक हाईलाइटिंग पॉइंट आया तो वो एक हाईलाइटिंग पॉइंट से हम कितना कुछ सीख जाएंगे। एक्स्ट्रा सीखना पड़ेगा भाई, रटने वाले बच्चे ध्यान दो।
So it includes all cash and bank receipts and payments whether they are related to current, past or future periods. अच्छा जी, अच्छा जी, अभी का हो, कभी का हो, आज का हो, कल का हो, 10 साल पहले का हो, 10 साल बाद का हो, पैसा पैसा होता है भैया। पैसा पैसा है, जो भी बोल पैसा दे रहा है तो बोल यार, देना देना देना, आने दे आने दे आने दे आने देना। ठीक है, तो भावनाओं को समझ रहे हैं ना दोस्तों? ये पढ़ो तो भावनाओं के साथ पढ़ो। ठीक है, नेक्स्ट, सरप्लस और डेफिसिट फॉर एन अकाउंटिंग पीरियड कैन नॉट बी ascertained फ्रॉम दिस अकाउंट। रिसीट्स एंड पेमेंट में से सरप्लस डेफिसिट नहीं बता पाएंगे, इसीलिए इसीलिए हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाते हैं। क्योंकि रिसीट एंड पेमेंट में लास्ट ईयर का पैसा भी आ गया, नेक्स्ट ईयर का भी पैसा आ गया, तो कौन सा ईयर का आ रहा है वो सब तो देख नहीं रहे हैं। बट अब जब यहाँ से रिसीट एंड पेमेंट से इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जब हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे चीज़ों को, तो वही अपने बुद्धि लगाएंगे कि इस साल का बताइए, ये लास्ट ईयर का है तो हटाइए, नेक्स्ट ईयर का है तो हटाइए, वही बुद्धि सिमिलर। सो आइए दोस्त, इलस्ट्रेशन 1 देखते हैं। कितना जल्दी इलस्ट्रेशन आ गया, वाह। ओके, द रिसीट्स एंड पेमेंट्स फॉर द स्वराज क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 वर। तो भैया एक काम करते हैं, एक अपने भी बना लेते हैं। एंट्रेंस फीस 300, तो ये रिसीट में आया। मेंबरशिप फीस 3000, तो ये भी रिसीट में आया। डोनेशन फॉर क्लब पवेलियन 10,000, तो ये भी रिसीट में आया। फूड सेल किया तो ये भी रिसीट में आया। सैलरीज एंड वेजेस, ये भी रिसीट में आया। परचेज ऑफ फूड स्टफ, परचेज किया तो हमने कुछ पैसा दिया, खर्चा हो गया, ये पेमेंट में आया। कंस्ट्रक्शन ऑफ क्लब पवेलियन 11,000 कंस्ट्रक्शन का पैसा दिया होगा हमने। जनरल एक्सपेंस हुआ 600 रुपया का, तो दिया होगा। रेंट एंड टैक्सेस तो हमको मिलता है। अरे क्या बोल रहे हैं सर, आप क्या गवर्नमेंट है, आप क्या सरकार है जो आपको पैसा मिलता है रेंट एंड टैक्सेस? अरे भैया गलती हो गई, अपने आप को सरकार समझ लिया था मैं, तो आप लोग मत समझिएगा। बैंक चार्जेस, बैंक ने हमको पैसा दिया। अरे बैंक देता थोड़ी ना, चार्ज काटता है। ठीक है, ठीक है जी। सो यहाँ तक तो बात समझ में आई। फिर क्या बोल रहे हैं, कैश इन हैंड अप्रैल 1 200। अच्छा जी, कुछ पैसा भी था, तो चलो इसको नीला से लिखते हैं, नीला 200। 31 मार्च 350। अब सर इसको कैसे लिखेंगे और कहाँ लिखेंगे? ये बात तो सही बोले। कैश एट बैंक 1 अप्रैल में है 400 और 31 मार्च को है 590। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। तो क्या हम लोग कोशिश करें क्या अपना? तो कैश इन हैंड 200 है और कैश एंड बैंक भी है तो 400 है, तो 200 और 400 तो इधर में है। ठीक है, कोशिश तो करना चाहिए यार, कोशिश तो करना चाहिए। देखते हैं कहाँ पहुँचते हैं हम लोग। तो मैंने निकाला अपना कैलकुलेटर, तो 400 और 200 हुआ 600, 600 300 900, 3,900, 13,900, 13,900, 13,900 तक तो मैंने कर लिया जी। उसके बाद मेरे को कैलकुलेटर का सहारा लेके 2,400 रुपया जोड़ा, तो मेरे पास रिसीट आया है 16,300 और मैंने कुछ पेमेंट भी किया है। हाँ जी किया है, तो पेमेंट को मैं हरे से कर रहा हूँ, हरा हरा नोट मेरा चला गया। तो 800 रुपया पेमेंट किया, 800, 11,800, 11,800, 11,800, 11,800, 12,400, 12,400, 12,800, 12,800, 12,960, 12,960। तो सर हमने रिसीव किया 16,300, सर हमने पैसा दिया 12,960, तो सर हमारे पास बचना तो चाहिए सर 3,340 रुपये। और सर ये भाई लोग हमको बोल रहे हैं कि जो बचा है
जो बचा है वो सर 350 और 590। तो 350 और 590 बोल रहे हैं बचा है 350 प्लस 590। सर भाई लोग के हिसाब से 33, मेरे हिसाब से 3340 बचना चाहिए। ये बोलते हैं कि 940 बचा है, 940। तो सर हम तो रफ वर्किंग में ध्यान दे रहे हैं भैया। 940 अगर हमने माइनस किया, सर 2400 रुपया का घोटाला है सर। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है सर। सर 2400 रुपया का कुछ घोटाला है, कुछ गड़बड़ है। तो क्या मैंने कुछ गलती कर दी भैया? मैंने कहीं लिखने में गलती कर दी? क्या मैं ये 2400 रुपये नहीं जोड़ा क्या? 1200 नहीं जोड़ा क्या मैं? सर लग तो रहा है आपने नहीं जोड़ा है, बट लग रहा है कि जोड़ा है। तो चलो ठीक है, इतना कन्फ्यूजन है तो अपने यहाँ देख लेते हैं भैया। सर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुआ है सर। सर आपका टोटल आ रहा है सर 16,300। तो भैया कहाँ गड़बड़ किया मैंने? वापस से टोटल करें क्या? 300 प्लस 3,000 प्लस 10,000 प्लस 2,400 प्लस 400 प्लस 200। सर आप, पता नहीं सर, मेरा तो ऐसे ही आ रहा है सर। तो चलो एक काम करते हैं, मिलाते हैं भैया, देखते हैं कहाँ क्या गड़बड़ हो रहा है। कुछ तो गड़बड़ कर ही रहे हम लोग। तो आइए इसको पूरी इसको पहले यहाँ तो हटाएं। कहाँ गड़बड़ किया मैंने? गड़बड़ तो कुछ किया जी, गड़बड़ तो करना है, इस गड़बड़ को समझना होगा अभी। सर इतना आसान सा चीज़ में आप मिस्टेक कर दिए तो सर हम लोग कहाँ जाएंगे? अरे भैया मैं भी तो इंसान हूँ, मैं भी मिस्टेक करता हूँ। देखते हैं भैया कहाँ गलती हुआ। तो ओपनिंग बैलेंस 200 रुपया हमने भी किया है, 200 रुपया। तो करेक्शन करने के लिए एक नया इंक 200 200, ठीक है। कैश एट बैंक 400, एंट्रेंस फीस 300 हमने भी किया है, मेंबरशिप फीस 3,000 हमने भी किया है, डोनेशन ऑफ क्लब पवेलियन हमने भी किया है, सेल ऑफ फूड स्टफ 1200 हमने भी किया है। एक 1200 और किया आपने, कहाँ कहाँ से ले आया सर? बताइए, आप ही बताइए। देखो आज मैं फर्स्ट टाइम आपको एक और चीज़ संग संग सिखा रहा हूँ कि अगर 2,400 रुपया का गलती है तो अगर 1200 हमने एक तरफ ज़्यादा कर दिया हो तो भी ये बैलेंस हो सकता है। तो क्या हमने कुछ ऐसा कर दिया हड़बड़ी करके? हाँ सर हम तो पहले ही देख लिए थे सर। सर हम तो पहले ही देख लिए थे सर। अरे तो बोले क्यों नहीं सर? वीडियो मोड में कैसे बोलेंगे सर? ये सैलरीज एंड वेजेस था सर। सर सैलरीज एंड वेजेस तो सर रिसीट नहीं हो सकता। सर सैलरीज एंड वेजेस को आपने रिसीट कर लिया सर। सर फूड स्टफ का सेल किया, 1200 आया। उस खुशी के मारे इतने खुश हो गए थे आप, क्या बेचा बेचा 1200 आया 1200 आया। तो 1200 आया 1200 आया मन में 2 बार बोला, और यहीं पर वापस से जब 1200 देखा तो सर आपको होश ही नहीं था सर। आप कितने एक्साइटमेंट में थे सर, जैसे कि आपका पुराना कोई बेचते थे आप सर कहीं फूड स्टफ। आप तो ऐसा काम किए सर। भैया ले लो मेरा मजाक, मजाक उड़ा लो मेरा, कर लो कर लो। तो कहने का मतलब है सर गलती कैसे कर सकते हैं सर आप? भैया कर दिया गलती हमने तो चलो 1200 यहाँ से हटा देते हैं। तो 16,300 में से 1200 हटाया हमने। तो सर जैसे ही आपने हटाया सर, सर ये हटाने से सर यहाँ सर आ गया टोटल 15,100। और तो यहाँ 1200 ऐड कर देते, कर दीजिए सर। 12,960 प्लस 1200, तो यहाँ आएगा टोटल 14,160 रुपया। तो इसको माइनस करते हैं 14,160 रुपया। तो 15,100 माइनस 14,160, 940 रुपीज़।
और सर यहाँ इन लोग भी तो ऐसा ही बोल रहे हैं कि 31 मार्च को लास्ट में 350 रुपया है और 590 रुपया है, तो 940 रुपया। तो सर ये तो बैलेंस मैच हो गया। तो सर क्या ये इतना इजी सम था, इतना इजी इलस्ट्रेशन, इसमें कुछ करना ही नहीं था, बस रिसीट एंड पेमेंट लिखना था सर यहाँ पर, यहाँ रिसीट एंड पेमेंट बस। तो सर आइए देख लेते हैं फॉर्मेट। इतना इजी सर, अगर एनपीओ से आ गया ना सम तो सर फाड़ देंगे हम लोग सर, अब समझ में आ गया सर। और हम लोग प्रॉमिस करते हैं सर, हम लोग आपके जैसा बेवकूफ़ी तो नहीं करेंगे सर। आपने जो आज काम किया ना सर कि रिसीट को पेमेंट में और उसको डबल लिख दिया सर, हम लोग एकदम प्रॉमिस करते हैं सर। अब आप बूढ़े हो गए हैं सर, आप ये सब गलती कर सकते हैं, हम लोग एकदम फ्रेश है, एकदम जवान है सर, ये सब गलती हम लोग नहीं करते हैं, आप जैसे बूढ़े कर सकते हैं ये गलती। ठीक है भैया, जो बोलना है बोल लो, बट ये वादा करो कि तुम लोग ये सिली मिस्टेक अकाउंट्स के पेपर में, ये अकाउंट्स का पेपर है मेरे भाई, एकदम इजी, एकदम वेरी 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 इजी सम, जो आपको 5 नंबर दिला सकता था उसको भी आपने ऐसा कर दिया कि आपको 1 नंबर मिल रहा है, और संग में आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, खोज रहे हो कि यार कहाँ गलती हुआ। या यहाँ तो चलो इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल में हम लोग काम कर रहे हैं, तो अपने को पता चल गया कि हमने कहीं मिस्टेक किया है। एग्जामिनेशन पे वाह एकदम इजी था यार, बस करके आ गया, तेरा बैलेंस क्या है, मेरा तो कुछ गड़बड़ हुआ। पर यहाँ इस सम में क्या था दोस्त, अगर कोई इंटेलिजेंट बच्चा हो तो इस सम में ये क्रॉस वेरीफाई कर सकते थे आप, क्योंकि ये रिसीट एंड पेमेंट है, दिस इज जस्ट लाइक अ कैश बुक, राइट। इतना रिसीव हुआ, इतना पेमेंट हुआ, एडजस्टमेंट तो जीरो है इसमें, इस सम में कहीं पर भी कोई एडजस्टमेंट दिया आपको नहीं दिया है। इसका मतलब ये है कि कुल मिला के जितना आया इधर लिखो, जितना गया इधर लिखो, और ये बैलेंस जो है सब दिया हुआ है, तो ये मैच होना ही होना है। मैं ये समझाना चाह रहा था, अगर ये मैच नहीं हो रहा है तो आपने कहीं ना कहीं गलती की है। जैसे हमने जब गलती की तो मैच नहीं हुआ, गलती को पकड़ा तो मैच हो गया। तो कुछ कुछ सम्स ऐसे होते हैं जो आपको आराम से पता चल जाना चाहिए कि चलो यार ये तो एकदम फ्री का नंबर मिलने वाला, क्योंकि सारा हिंट जो है क्वेश्चन में सब कुछ दे दिया गया। अब तो मेरे को सिर्फ सजा के नंबर बटोरने का काम करना है। अब उसमें भी अगर आप लोग गलती करके आ जाओगे तो भैया बहुत दुख का बात है। नहीं सर, हम वादा करते हैं, कम से कम कुछ बच्चे तो यार 100 में से 100 ला के दिखाओ यार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये जो रिसीट एंड पेमेंट को जो अभी हमने समझा, इसका कुछ लिमिटेशन है, कुछ कमजोरी है सर। हर आदमी में, हर इंसान में कुछ ना कुछ तो कमजोरी होता है सर, परफेक्ट तो सर कुछ नहीं होता। तो आइए देखते हैं कि रिसीट एंड पेमेंट में भी कुछ कमजोरी है क्या, लिमिटेशंस। लिमिटेशन देखना है। फ्रॉम द स्टडी ऑफ द अबव अकाउंट, अभी हमने जो पूरा अकाउंट बनाया है, इट विल बी एपरेंट। एपरेंट मतलब एकदम आराम से दिख रहा है आपको, ठीक है, एपरेंट का घबराइएगा मत। दैट द इंक्रीज इन द कैश एंड बैंक बैलेंसेस एट द एंड ऑफ द ईयर as compared to those in the beginning does not truly represent the surplus for the year। अरे बाबा, क्या क्या जबरदस्त बात बोल रहा है। पता क्या बात बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि साल के शुरुआत पे आपके पास था 400 और 200 600 रुपया, और साल के अंत में आपके पास है 940 रुपया। तो वाह भैया वाह, मज़ा आ गया। साल के शुरुआत पे 600 रुपया और साल के अंत में 940 रुपया, तो पूरा साल मेहनत करके तुम तो भैया 340 रुपया कमा लिए। क्या हम ऐसा बोलेंगे? सोच के देखो, ऑफ कोर्स नहीं बोलेंगे। तो ये यही बोलना चाह रहे हैं कि डज नॉट ट्रूली रिप्रेजेंट सरप्लस फॉर द ईयर, और
और क्यों नहीं? सिंस इट डज नॉट टेक इनटू अकाउंट द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ द पवेलियन which is in excess of the donation received. क्या बात है, क्या बात है। देखो, बोल रहे हैं कि डोनेशन जो है मिला था 10,000 रुपया और हमने खर्चा कितना किया है? 11,000 रुपया। सो ये है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। जो आया वो एक जगह लिख दिया, जो गया वो दूसरे जगह लिख दिया। बट अगर ध्यान दिया जाए तो पवेलियन बनाने के लिए आया था 10,000 रुपया और हमने खर्चा कर दिया 11,000 रुपया, तो ये 1,000 रुपया का तो भैया लॉस हो गया। बट इस अकाउंट में क्या हमने ध्यान भी दिया? एक बार भी सोचा भी? हमने तो कुछ नहीं सोचा जी। एक तरफ रिसीट आया लिख दिया, एक तरफ पेमेंट आया लिख दिया, हमने कुछ भी नहीं सोचा। ठीक है, तो ये चीज़ हमने ध्यान दिया ही नहीं कि 11,000 और आया 10,000 और चला गया 11,000। द आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन और दोज विच वर कलेक्टेड इन एडवांस एसेक्टर। अब ये तो अपने को पता नहीं ना कि इस साल का कितने बच्चे ने या कितने मेंबर्स ने पैसा नहीं दिया, ठीक है, या कितने का बाद वाला पैसा आया या कितने का एडवांस आया। ऑर्डिनरली वन मस्ट असर्टेन whether for a current year income is sufficient to meet the current year expenses. Since the receipt and payments account includes items relating to all periods of all types, it does not serve the purpose mentioned above. Due to these drawbacks, the preparation of receipts and payment account is not favored, except where the activities of the organization, the result of which are to be exhibited, are simple and modest, involve no carry over from one period to the next period, and it has no assets apart from cash balance or no liabilities. तो ऐसा तो होता नहीं है, जितना ये लोग बोल रहे हैं तो ऐसा तो होता नहीं है। तो इसीलिए एक ज़माने में शुरुआती तौर पे नॉन प्रॉफिट वाले शुरू किए थे रिसीट एंड पेमेंट से, तो इसीलिए श्रद्धांजलि के तौर पे रिसीट एंड पेमेंट को आज भी रखा गया है। वैसे देखा जाए तो रिसीट एंड पेमेंट से काम बनेगा नहीं, तो काम किससे बनेगा? काम बनेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर से। ठीक है दोस्त, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर को अपने को पढ़ के समझना होगा। तो क्या हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर पढ़ने के लिए रेडी हैं? द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज इक्विवेलेंट टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज। तो ये बात बोलने से आप लोगों को एकदम रिलैक्स हो जाना चाहिए कि ठीक है, जब पीएल बनाना आता है तो ये बना लेंगे। इट इज़ एन अकाउंट विच इज़ वाइडली अडॉप्टेड बाय नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग कंसर्न्स एंड इज प्रिपेयर्ड बाय फॉलोइंग अक्रूवल प्रिंसिपल। तो पी&एल में भी अक्रूवल प्रिंसिपल है, इसमें भी है, इनकम तो भी एक ही है। ओनली आइटम्स ऑफ रेवेन्यू नेचर pertaining to the period of account are included therein. ठीक है, इसका मतलब ये है कैपिटल नेचर का चीज को एक्सक्लूड किया जाता है। द प्रिपरेशन ऑफ द अकाउंट therefore requires adjustment in relevant accounts of outstanding items of income and expenditure, as also exclusion of amounts paid in advance before these are included in income and expenditure account. In so far as this, it resembles profit and loss account and serves the same function in respect of a non-profit making concern as the latter account does for a firm carrying on business or trade. तो घूम फिर के एकदम मोर और लेस सेम है। ठीक है, जैसे हम लोग पी&एल में आउटस्टैंडिंग सैलरी या प्रीपेड इंश्योरेंस
अगर किसी बच्चे को ये चीज़ आता है तो उसको ये एनपीओ का सब कुछ आ जाएगा, क्योंकि एनपीओ में यही कॉन्सेप्ट आपको यहाँ काम में आने वाला है। फ़र्क यही है कि यहाँ पर प्रीपेड सब्सक्रिप्शन हो जाता है। कुछ मेंबर्स ऐसे होते हैं कि यार कौन 200-200 रुपया महीना देगा यार, एक साथ मेरा भैया 2 साल का ले ले। अब किसी का 2 साल से पेंडिंग पड़ा हुआ नहीं आया तो एक साथ दे दिया, आगे दे दिया, पीछे दे दिया। तो इस पूरे एनपीओ में ये प्रीपेड एंड आउटस्टैंडिंग जो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में सीखे थे, उसी का ही एडजस्टमेंट है और कुछ भी नहीं है। आगे एक छोटा सा इंफॉर्मेशन है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस registered under Section 8 of the Companies Act 2013 are required to prepare their income and expenditure account and balance sheet as per Schedule 3 to the Companies Act 2013। तो शेड्यूल 3 देख लो भैया, और शेड्यूल 3 के हिसाब से नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस जिन्होंने सेक्शन 8 ऑफ द कंपनीज एक्ट में रजिस्टर किया है, क्योंकि ये कंपनीज एक्ट के अंदर में रजिस्टर्ड है, तो कंपनीज को शेड्यूल 3 के हिसाब से काम करना है। तो भले ही आप नॉन प्रॉफिट वाले भाई साहब है तो भी आपको शेड्यूल 3 के हिसाब से काम करना है। तो चलो एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं दोस्त, इस ब्रेक के बाद अपने आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।
हाँ जी दोस्तों, तो आइए आगे कंटिन्यू करते हैं। फीचर्स। फीचर्स जो हम पढ़ रहे हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का डिटेल फीचर्स में देखना है। इट इज़ अ रेवेन्यू अकाउंट prepared at the end of the accounting period for finding out the surplus और deficit। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, उसमें हम लोग शब्द यूज करते हैं प्रॉफिट या लॉस। यहाँ शब्द जो प्रयोग हो रहा है, वी आर यूजिंग द वर्ड सरप्लस और वी आर यूजिंग द वर्ड डेफिसिट। सो मूविंग फॉरवर्ड, it is prepared by matching expenses against the revenue of that period concerned। So this is the same thing which we used to do in the profit and loss account। ये चैप्टर मैंने फाइनल अकाउंट्स के बाद इसलिए लिया है कि एक तो फाइनल अकाउंट्स 20 नंबर का सम है दोस्त, और नॉन प्रॉफिट से भी लगभग 10 से 12 नंबर का सम आ सकता है। तो ये 30 नंबर 30 to 33%, मतलब 1/3 सिलेबस अगर मार्क्स के हैसियत से देखें तो 1/3 तक का वेटेज रखता है, क्योंकि भारी वेटेज है। अगर ये दो चैप्टर एनपीओ और फाइनल अकाउंट्स, अगर ये दो चैप्टर को भी अगर आप एकदम एक्सपर्ट नॉलेज ले लेते हैं और सब कुछ सही करते हैं तो 30 नंबर आपको मिलना चाहिए। कैन यू इमेजिन कि कितना वैल्यूएबल चैप्टर है ये दोनों। 100 में से 30 नंबर तो आपका ये एकदम रेडी आपके पास आने के लिए। इसीलिए मैं बहुत डिटेल में स्लो एंड स्टडी पढ़ा रहा हूँ। सो वैल्यू करिएगा। बोथ कैश एंड नॉन कैश आइटम्स। नॉन कैश आइटम्स क्या हुआ और कैश आइटम्स क्या हुआ? भाई जो भी एक्सपेंस जिसमें आपका मनी का आउटफ्लो है, ठीक है, पैसे का आउटफ्लो है, उसे कैश आइटम्स कह रहे हैं। भले ही वो पैसा बैंक के थ्रू जाए दोस्त, ठीक है। तो कैश आइटम डजंट मीन नेसेसरली हार्ड कैश, और नॉन कैश आइटम मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस में जब हम लोग रेंट लिखते हैं, ठीक है, तो वो कैश आइटम है, क्योंकि ये आपके पॉकेट से पैसा निकलेगा ही निकलेगा। बट प्रॉफिट एंड लॉस में, एक मिनट, कुछ बच्चे ये सोचेंगे कि सर प्रॉफिट एंड लॉस का राइट साइड में रेंट क्यों लिख रहे हैं, तो इसको हम यहाँ करते रहे, ठीक है। बट इसी प्रॉफिट एंड लॉस में जब हम डेप्रिसिएशन लिखते हैं, तो डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश आइटम। आपका एक्चुअल में कोई पैसा खर्च नहीं हो रहा है, ठीक है, कुछ पैसे आउटफ्लो नहीं हो रहे हैं, सच एज डेप्रिसिएशन आर टेकन इनटू कंसिडरेशन। तो ये सिमिलरली प्रॉफिट एंड लॉस में भी हम लोग यही करते हैं। ऑल कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्या प्रॉफिट एंड लॉस में हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर लिखते हैं? नहीं लिखते हैं। कहाँ लिखते हैं? बैलेंस शीट में लिखते हैं। तो यहाँ पर भी वही फंडामेंटल्स है। ऑल कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड इनकम्स आर एक्सक्लूडेड, ठीक है। यहाँ एक नया शब्द आया, कैपिटल इनकम, ठीक है, तो इस पर अपने को थोड़ा सा ध्यान देना है, दे लेंगे। ओनली करंट ईयर्स इनकम एंड एक्सपेंसेस आर कंसिडर्ड। तो ये सेम टू सेम प्रॉफिट एंड लॉस में भी हम लोग करते थे। इस पर्टिकुलर पीरियड, करंट ईयर को हम लोग पीरियोडिसिटी पीरियड बोलते थे, तो वही सेम फंडा यहाँ पर भी है, ठीक है जी। सो एकदम क्लियर है कि जैसे P&L बनाए थे वैसे ही अपने को यहाँ पर अपने को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। कैपिटल एक्सक्लूड हो जाता है, ये अपने को पता है, ठीक है जी। अब मेन सोर्सेज ऑफ इनकम,
कमाई कहाँ से है? बोलते हैं इनको नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। प्रॉफिट करने का उद्देश्य नहीं, मतलब कुछ सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू प्रॉफिट होता है ना। खरीदेंगे 100 रुपया में, बेचेंगे 120 रुपया में, 20 रुपया कमाएंगे, ऐसा कुछ धारणा नहीं है। तो मतलब क्या सर, खरीदेंगे 100 रुपया में, बेचेंगे 100 रुपया में, प्रॉफिट करेंगे 0? आप क्या ऐसा कहना चाहते हैं नॉन प्रॉफिट? दोस्त, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मेन मकसद ये नहीं है कि कुछ बेचना। कुछ बेचने वाला काम इन लोग मैक्सिमम जगह आप देखोगे नहीं कर रहे हैं। तो कर क्या रहे हैं? बेसिकली ये क्या कर रहे हैं ना, जो खर्चा जो है, जो एक्सपेंसेस है, उसको शेयर कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कुछ क्लब है, अब हम लोग कैरम क्लब बना दिए, कैरम क्लब मिलकर भैया 8-10 दोस्त कैरम खेलने का शौकीन रखते हैं, कैरम खेलेंगे हम लोग। तो भाई कैरम खेलने के लिए पैसा भी लगेगा, कैरम बोर्ड भी लाना है, गोटी भी लाना है, लाइट भी लाना है। तो चलो भाई प्रॉफिट थोड़ी ना करना है, मिलकर खर्चा कर लेते हैं। तो आइए समझते हैं मेन सोर्सेज ऑफ इनकम। अब सर, जब प्रॉफिट करना नहीं तो ये वर्ड इनकम क्यों यूज हो रहा है? इनकम, पैसा जो अंदर आ रहा है। ठीक है, इनकम मतलब जो पैसा जो है अंदर आ रहा है, इस क्लब के अंदर में जो पैसा घुस रहा है, इनकम आ जा भैया आ जा। तो इसको इस तरीके से समझना है आपको। दिस डजंट मीन प्रॉफिट, क्योंकि प्रॉफिट का मतलब होता है एसपी माइनस सीपी। इनकम का मतलब है जो पैसा आपके पास आ रहा है, इनकम। जैसे हमने बताया क्लब वगैरह होता है, तो क्लब में सब्सक्रिप्शंस होते हैं। ठीक है, ऑर्डिनरी चंदा डोनेशन होते हैं, मेंबरशिप फीस होते हैं। तो ये सब बेसिकली इनकमिंग। पैसा कैसे आएगा भैया? पैसा कैसे आएगा? सब्सक्रिप्शन, डोनेशन दे दे भाई, तेरे पास बहुत पैसा वाला, तेरे को क्या फ़र्क पड़ेगा, दे दे भाई। ये चलो हर आदमी को 100 रुपया मंथली फीस तो देना ही है। ठीक है, अब यार इतना का तो दरकार ही नहीं है। अरे भाई देना यार, अगर कुछ बचेगा तो उसको क्या कहते हैं, सरप्लस। समझ लो कुछ बच ही गया यार साल के एंड में, तो समोसा पार्टी कर लेंगे, साल के एंड में कोई पिकनिक मनाने चले जाएंगे। ऐसा थोड़ी ना कि तुम्हारा जो पैसा है कोई और तुम्हारे पैसे से कमाई कर लिया। तो यार अपने 10 आदमी मेंबर है, मिलकर जमा कर रहे हैं यार। ठीक है, तो क्या दिक्कत है? तो जो भी सरप्लस होगा सोच लेंगे ना मिलकर, अपने 10 आदमी को ही तो सोचना है, सोच लेंगे। तो जो आ रहा है आने देना यार, क्यों आने दे, क्योंकि पैसे में ताकत है। अब 10 दोस्त बोलते हैं पिकनिक जाएंगे, पिकनिक जाएंगे, तो पैसे चाहिए। अब क्या हुआ रहा है देखो, कैरम बोर्ड क्लब है, कैरम क्लब है, और 100-100 रुपया करके लास्ट में किसी ने डोनेशन दिया, कुछ दिया, लास्ट में देख रहे हैं कि भैया 3000 रुपया बच गया। तो क्योंकि पैसे पहले से ही बचे हुए हैं तो प्लानिंग तुरंत हो जा रहा है, चल यार एक में ये कर लेते हैं, क्योंकि फंड है आपके पास। और ये जो एक्स्ट्रा पैसा, उसको बार बार मैं लिख रहा हूँ, सरप्लस कहते हैं, प्रॉफिट मत लिख कर आ जाना दोस्त। सरप्लस है और ये सबका पैसा है। ठीक है, सबका पैसा है, जितने भी मेंबर्स है सबका पैसा है। और आइए मिल के डिसीजन लेते हैं कि क्या करना है। इनकम आएगा सब्सक्रिप्शन से, इनकम आएगा ऑर्डिनरी डोनेशन से, इनकम आएगा मेंबरशिप फीस से या एंट्रेंस फीस से। इफ द अमाउंट इज नॉर्मल। सर ये नॉर्मल मतलब क्या हुआ? देखो अभी हम लोग लिख रहे हैं इनकम। इनकम जब हम लिखते हैं तो इसका मतलब है रेवेन्यू, मतलब है ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा। और कुछ बहुत हैवी आइटम, हैवी पैसा, बहुत भारी पैसा, जो इनकम एंड रेवेन्यू, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट नहीं संभाल सकता है, तो वो भारी पैसा चला जाता है बैलेंस शीट में। ठीक है, तो ये जो नॉर्मल अमाउंट का बात कर रहे हैं, मतलब छोटा मोटा अमाउंट, जो पैसा आएगा और इसी साल खर्च हो जाएगा, वही सेम फंड है, 1 ईयर वाला सेम फंड है। जो पैसा आएगा रेवेन्यू इन नेचर,
और यार ये 50-100 रुपया तो आएगा खर्च हो जाएगा, आएगा खर्च हो जाएगा। बट अगर किसी ने 5 लाख रुपया दे दिया, 5 लाख रुपया या 2 लाख रुपया, सब कुछ 200-200 500-500 रुपया मेंबरशिप, और 2 लाख रुपया किसी ने दे दिया, अरे यार 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख, तो जहाँ सब कुछ 200-200 रुपया दे रहा है और वहाँ 2 लाख दे दिया, तो ये 2 लाख बहुत बड़ा अमाउंट हो गया, तो ये नॉर्मल नहीं है। और जहाँ सब कोई 2-2 लाख दे रहे हैं और वहाँ किसी ने 25 लाख दे दिया, तो वहाँ वो 25 लाख अब नॉर्मल अमाउंट है, बट 2 लाख नॉर्मल है। क्योंकि हम लोग तो भाई गोल्फ का मेंबरशिप है, गोल्फ का तो यार एक एक इक्विपमेंट बड़ा महंगा आता है, बहुत बड़ा रेंट देते हैं जो इस गोल्फ में जहाँ खेलते हैं ना हम लोग, सब कोई रईस दोस्त है भाई यार, पैसे वाले गोल्फ खेलते हैं, गोल्फ का ग्राउंड का ही 10 लाख रुपया हम लोग महीना का वो देते हैं रेंट। तो वहाँ 2-2 लाख रुपया एंट्रेंस फीस है, मंथली फीस है, कोई दिक्कत नहीं। बट अचानक किसी ने 25 लाख दे दिया, तो ये 25 लाख जो है ये रेवेन्यू इन नेचर नहीं लग रहा है दोस्त, इसको तो कैपिटल में लेकर जाओ भैया। तो ये वर्ड क्या यूज कर रहे हैं, इफ द अमाउंट इज नॉर्मल, तो नॉर्मल है, अब नॉर्मल है वो कैसे पता चलेगा, उसका मैंने आपको डिटेल पूर्वक समझाया है। और प्रोवाइडेड अकॉर्डिंग टू द बाई लॉज ऑफ द सोसाइटी, या बाई लॉ बना हुआ है कि भैया ये जो पैसा है ये रेवेन्यू है, मतलब ये पैसा अपना इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा। कुछ रूल्स बने हुए हैं तो उसमें सोचना ही नहीं, जहाँ इतना कन्फ्यूजन होता है ना। अब जैसे नॉर्मल लिखा है, अब यार कैसे पता चलेगा ये नॉर्मल है या क्या है, एक फिक्स रूल बना दे भाई। तो फिक्स रूल को कहते हैं बाय रूल ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। और क्या हो सकता है, रेकरिंग ग्रांट फ्रॉम लोकल अथॉरिटी, अरे भैया तुम लोग कैरम खेल रहे हो, वेरी गुड, गवर्नमेंट म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने आप लोगों को 2,000 रुपया महीना देने का डिसीजन लिया है, आप लोग खेलते रहिए, हम आपको देते रहेंगे। तो रेकरिंग ग्रांट फ्रॉम लोकल अथॉरिटीज एंड इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स एटसेट्रा, कुछ इन्वेस्टमेंट कर दिया, 2 लाख रुपया जैसे हम लोगों के पास सरप्लस था, अब हम लोग सारे मेंबर ने सोचा भाई 2 लाख रुपया अपने पास है, तो क्यों ना इसको बैंक में जमा करा देते हैं, और बैंक वाला बोला कि हम 1,500 रुपया इंटरेस्ट देंगे तुमको हर महीना। तो ये 1,500 रुपया जो इंटरेस्ट है ये हमारे इनकम एक्सपेंडिचर में, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम बन जाता है 1,500 रुपया हर महीना। कैसे आया, क्योंकि 2 लाख सरप्लस था, उसमें हमने बैंक में जमा करा दिया, तो ये हमारा इनकम हो गया है। तो अभी अपने मेन सोर्स ऑफ इनकम का ही तो बात कर रहे हैं कि नॉन प्रॉफिट वाले के पास इनकम कहाँ से आता है। आगे देखिए इनकम कहाँ से आता है, एनी अमाउंट रेज फॉर स्पेशल एक्टिविटी, एग्जाम्पल ऑन सेल ऑफ मैच टिकट। अब कैरम बोर्ड का टूर्नामेंट हो रहा है, मोहल्ले के सब लोग आएंगे कैरम का टूर्नामेंट देखने, 50-50 रुपया करके टिकट, तो ये टिकट बेच डाल, 1,000 लोगों ने टिकट खरीद लिया, वाह भैया वाह, 50,000 का कमाई आ गया। तो सेल ऑफ मैच टिकट, ठीक है, इज डिडक्टेड फ्रॉम द एक्सपेंडिचर ऑफ दैट एक्टिविटी। अच्छा, क्योंकि ये स्पेशल जो 50,000 रुपया आया है, मैच होगा कैरम का, तो कैरम का मैच होगा, उसमें फर्स्ट प्राइज 31,000 रुपया, सेकंड प्राइज 11,000 रुपया, थर्ड प्राइज 5,100 रुपया। ये कुल मिलाकर आप देखोगे ये हो गया आपका 47,100 रुपीज़। तो जो 50,000 रुपया टिकट बेच कर आया, तो इसमें से चलो 47,100 जो प्राइस का अमाउंट है उसको लेस कर दो, क्योंकि इसी कैरम बोर्ड एक्टिविटी से के लिए ही आया है ये। तो मेरे ख्याल से बहुत इजी लग रहा होगा आप लोगों को, क्योंकि ये आम जीवन की घटनाएं का डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग, दिस इज़ द नॉर्मल डे टू डे ज़िंदगी। मैं सिर्फ आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ, सिर्फ चर्चा कर रहे हैं हम लोग। लास्ट में जैसा क्वेश्चन आएगा आप आराम से कर पाओगे, ठीक है। एंड द नेट अमाउंट इज शोन इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो बचा कितना था, 50,000 आया था टिकट का, 47,100 अपने माइनस कर दिए, तो 2,900 रुपया ही इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डालेंगे हम लोग। तो आई डोंट थिंक कि इसमें कोई दिक्कत है आपको।
एनी रिसीट ऑफ कैपिटल नेचर, अब बड़ा अमाउंट कुछ आ गया, क्या उसको भी हम लोग इनकम एक्सपेंडिचर में डालेंगे? नहीं डालेंगे। शैल नॉट बी शोन एज इनकम, शैल नॉट बी शोन एज इनकम। तो ये मेरे को नहीं लग रहा कि इसको अलग से नोट लिखा होगा। अरे बच्चों, अलग से नोट लिखो, हाँ मास्टर जी ने कुछ बहुत बड़ा नोट लिखा दिया, ऐसा कुछ है ही नहीं। लॉजिक है आपके पास। चलो, कैपिटल बड़ा पैसा आ गया है, कैपिटल इन नेचर है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं दिखाएंगे, कहीं तो दिखाएंगे। हाँ सर, बैलेंस शीट में दिखाएंगे, तो नॉर्मल सी बात। तो ये देखो, आगे देखो, बट विल बी क्रेडिटेड टू द कैपिटल फंड और स्पेशल पर्पस फंड। स्पेशल पर्पस ये किस लिए आया? देखो बच्चों, तुम लोग टीने के घर पे खेलते हो, कैरम बोर्ड का मैच था, बहुत अच्छा लगा बच्चों। अब मैं एक सेठ धनी राम, बच्चों का बचपना देखकर मेरे को मेरा बचपन याद आ गया भाई। हम भी 4 दोस्त थे, मंटू, संटू, घंटू, हम लोग सब मिलकर खेला करते थे। मंटू, तेरा शॉट आज भी याद आता दोस्त। आज तो तू जर्मनी चला गया भाई। संटू, तू तो अमेरिका चला गया। घंटू, तू तो फ्रांस में है। मैं ही बच गया बंटू, इंडिया में। ठीक है भाई, तुम लोगों की दोस्ती याराना देखकर मेरे को ऐसा लग रहा है कि हम भी ऐसे ही गरीबी में खेलते थे। दिल भर आया है दोस्तों। तुम लोग अच्छे से खेलो दोस्त। 5 लाख रुपया ले लो मेरे से, ये चेक लो। 5 लाख में एक अच्छा बिल्डिंग विल्डिंग बनाओ। तो ये अपने आप में समझ में आ रहा कि ये जो 5 लाख रुपया मिला है सेठ धनी राम से, वो कोई इनकम नहीं है। उस 5 लाख रुपया को बेसिकली बिल्डिंग बनाने में खर्चा करना है। तो आम तौर पे जो इनकम है वो नहीं है ये, ठीक है, कैपिटल इन नेचर हो गया ये। ठीक है जी, स्पेशल पर्पस हो गया बिल्डिंग के लिए। और इफ द रिसीट्स इज ऑन अमाउंट ऑफ सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, इट शैल बी क्रेडिटेड टू द एसेट अकाउंट। अब कभी कभी जो ऐसा होता है कि किसी फिक्स्ड एसेट को बेच दिया, ठीक है, तो इट शैल बी क्रेडिटेड टू द एसेट अकाउंट। तो चलो भाई, देखते हैं आगे, देखते हैं, समझते हैं। अब देखो हॉस्पिटल में क्या होता है। अगर हमने हॉस्पिटल खोला तो हॉस्पिटल का इनकम कहाँ से आता है? मेडिसिन एंड कॉस्ट ऑफ टेस्ट एंड इन्वेस्टिगेशन। स्पोर्ट्स क्लब का इनकम कहाँ से आता है? स्पोर्ट्स मटेरियल, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस एक्सेट्रा। तो मतलब ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर दोनों बता रहा है। देखिए ऊपर में हेडिंग दिया है मेन सोर्स ऑफ इनकम, और एग्जाम्पल में दे रहे हैं टूर्नामेंट एक्सपेंस, ठीक है, एटसेट्रा। कोई बात नहीं। ड्रामा क्लब में एक्सपेंसेस ऑफ स्टेजिंग प्लेस, रेंट ऑफ हॉल, पेमेंट टू आर्टिस्ट। कहने का मतलब है ये सारे आइटम जो है प्रॉफिट एंड लॉस के। सर यहाँ तो प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बनाते। ठीक है भाई, मतलब एक ही है बट शब्द चेंज कर दे रहे हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर दोनों यहाँ लिखा हुआ है। एजुकेशनल सोसाइटी अगर है तो स्कॉलरशिप जो देते हैं या कुछ सेमिनार वगैरह करते हैं तो वो खर्चा है। लाइब्रेरी सोसाइटी में न्यूज़पेपर एंड मैगजीन का खर्चा है। तो ये सब बात तो एकदम आराम से समझ में आ रही है। एनी एक्सपेंडिचर फॉर एक्विजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट will be capitalized, though the amount of annual depreciation shall be debited to revenue expenditure। तो कोई नया बात नहीं है ये। It may be noted that after various accounts have been adjusted as it is considered necessary। ये तो मेरे को लग रहा है जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का लास्ट में होता ना कि सारे अकाउंट को एडजस्ट कर लेते, वैसे ही कुछ लग रहा है। एंड ऑल द revenue accounts have been closed off by transfer to the income and expenditure account, there will still be a number of balances left over। तो ये जो लेफ्ट ओवर है वो तो बैलेंस शीट में चला जाएगा।
दीज आर इंक्लूडेड इन द बैलेंस शीट। तो ये एक्सप्लेनेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं आपको पहले। अब बैलेंस शीट इज दस अ कॉम्प्लीमेंट टू सच एन अकाउंट इफ अ रेगुलर ट्रायल बैलेंस इज अवेलेबल, द प्रिपरेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड द बैलेंस शीट इज ऑन द लाइन्स ऑफ फाइनल अकाउंट्स। तो जो पहले हमने पढ़ा है उसी सिमिलर सिचुएशन पे ये काम होगा। ठीक है जी, आगे देखना है डिस्टिंक्शन बिटवीन रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। रिसीट्स एंड पेमेंट्स में बस जो भी रिसीट आ जाए और जो भी पेमेंट कर दो, उसमें इस साल का किया अगले साल का किया उतना ध्यान नहीं देते हम लोग। इनकम एंड एक्सपेंडिचर तो सीधा सीधी प्रॉफिट एंड लॉस का छापा है। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं। Not for profit organizations such as public hospitals, public educational institutions, clubs, temples, churches, etc. conventionally prepare receipt and payment account। ऐसा क्यों? क्योंकि इनको हो सकता है वो एनुअल वाला फीचर जो है ना, सालाना सालाना जब भी चाहिए तो प्रॉफिट एंड लॉस इस साल क्या हुआ, या इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो ये मंदिर है, मस्जिद है, टेम्पल है, क्लब है, इनको पीरियोडिसिटी से मतलब नहीं है। बोला यार जो आ रहा है आने दे यार, बस देख लेंगे। तो लोग क्या करते हैं, सीधा सीधी रिसीट्स एंड पेमेंट्स ही बनाते हैं कि कितना आया कितना गया वो देख लो यार, बस इतना कौन साल साल का हिसाब देखेगा यार। क्या बात समझ में आ रहा दोस्त? क्योंकि अगर कुछ भी लिखा है तो उसका भावनाओं को समझना होगा ना कि वाई लाइक दिस। इफ़ यू आर नॉट आस्किंग वाई, तो इसका मतलब आपको जो भी बोला जा रहा है बस चुपचाप एक्सेप्ट कर ले रहे हो। ये चुपचाप एक्सेप्ट करना बहुत खतरनाक होता है। ठीक है, आज पढ़ाई को चुपचाप एक्सेप्ट कर रहे हो, कल कोई कुछ और आपको गलत चीज़ समझाए, अब उसको चुपचाप एक्सेप्ट कर लोगे। तो ये चुपचाप एक्सेप्ट करने से घर तबाह हो जाते हैं। कल को आपने शादी कर ली और आपकी वाइफ आपको आप ही के पेरेंट्स के खिलाफ सिखा रही है, कुछ समझा रही है, कुछ पढ़ा रही है, और आप चुपचाप एक्सेप्ट कर ले रहे हो क्योंकि आपका आदत बन गया चुपचाप बिना क्वेश्चन किए एक्सेप्ट करना। तो ये बहुत खतरनाक हो सकता है, घर तबाह हो सकते हैं दोस्तों। अब इसमें भैया पता है फीमेल लोग सब नाराज़ हो गई होगी कि सर ये कौन सा बात हुआ। ठीक है भाई, अगर आपका हस्बैंड आपको आप ही के पेरेंट्स के खिलाफ कुछ सिखा रहा है, आपके ब्रदर के खिलाफ कुछ सिखा रहा है, आपके फ्रेंड के खिलाफ कुछ सिखा रहा है, और आपको चुपचाप सहने का आदत हो गया, सुनने का आदत हो गया। नहीं नहीं सर, हम लोग लड़कियां लोग ऐसे पागल नहीं है सर कि चुपचाप सुन लेंगे। ये आप लोग बॉयज़ लोग हैं, मेल्स लोग पागल होते हैं जो चुपचाप सुनते हैं। हम लोग तो सर मन ही मन क्वेश्चन कर लेते हैं। चलो ये तो भाई आउट ऑफ एक्सपीरियंस मैं भी मानता हूँ कि जितने बेवकूफ़ ये मेल फ्रेटर्निटी होते हैं उतने फीमेल्स लोग नहीं होते। तो ये कॉम्प्लीमेंट दे रहा हूँ जी आप लोगों को, ताना नहीं मार रहा हूँ। ठीक है, समझने वाले सब समझ गए हैं कि सर आप क्या कर रहे हैं। अब ज़्यादा कोई समझे तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो अभी अपने बात कर रहे थे रिसीट्स एंड पेमेंट की, कि ये लोग मैक्सिमम रिसीट पेमेंट अकाउंट बनाते हैं। कौन लोग? यही एजुकेशनल वाले लोग, क्लब वाले, टेम्पल वाले, चर्च वाले, एटसेट्रा वाले। अरे एटसेट्रा वाले मतलब वगैरह वगैरह। कन्वेंशनली प्रिपेयर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। अच्छा, एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, तो दोनों बनाते हैं? मेरे को तो लगा एक ही बनाते हैं। तो ठीक है भाई, सिर्फ रिसीट एंड पेमेंट बना लिया हमने, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर नहीं बनाया, तो क्या फर्क पड़ जाएगा सर? दोनों क्यों बनाना है? देखो भैया, रिसीट में कुछ जैसे वो धनी राम ने 5 लाख रुपया बिल्डिंग फंड के लिए दिया, तो रिसीट में तो आ गया ना वो 5 लाख। बट क्या वो इनकम मानेंगे हम लोग, बताइए? नहीं नहीं, अभी तो आपने बताया था ना, उसको बैलेंस शीट में स्पेशल बिल्डिंग फंड बोल के लिखेंगे।
तो रिसीट एंड पेमेंट क्या है भाई, जो पैसा दे रहा है एक बार कहीं ना कहीं तो लिखना होगा ना, कहीं तो लिखो। तो एक बार लिखना है तो भैया सीधा सीधी रिसीट पेमेंट में लिख दो, ज्यादा झमेला मत करो, उसके बाद वहां से छाटेंगे। मेरे ख्याल से अब एकदम इजी हो गया। तो ये जितने क्लब वाले हैं, टेम्पल वाले हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ रिसीट पेमेंट बनाएंगे। पहला स्टेप जो है, फर्स्ट स्टेप जो है, वो रिसीट्स एंड पेमेंट्स का है। अगर उसके बाद आपको और डिटेल में काम करना है तो आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना होगा। और जब आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली रिसीट्स एंड पेमेंट से जो खर्चा को आपने इनकम एक्सपेंडिचर में डाल दिया वो तो ठीक है, और जो बैलेंस खर्चा या बैलेंस इनकम वो बैलेंस शीट में चली जाएगी। तो कितना इजी है ना। बैलेंस शीट वर्ड को हमने कैसे यूज किया, टू शो पीरियोडिक परफॉर्मेंस फॉर अ पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड। तो जैसे मैंने शुरुआती तौर पे कहा था कि रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट्स ही बनाते हैं लोग। तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ और सिर्फ रिसीट पेमेंट बना रहा है उसको पीरियोडिक परफॉर्मेंस से कोई मतलब नहीं है। बट अगर मेरे को पीरियोडिक परफॉर्मेंस से मतलब रखना है तो मेरे को झक मार के इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना ही पड़ेगा। ये मैं समझाना चाहता हूं और मेरे को पूरा उम्मीद है कि आप समझ गए हो। तो चलो भैया, जब ये रिसीट्स एंड पेमेंट बनाया फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाया तो इस दोनों में फ़र्क क्या है? अरे यार, बात बात में मैंने सब फ़र्क बता दिया था। रिसीट्स एंड पेमेंट में कैपिटल भी आ जाता है, इसमें नहीं आता है, ठीक है। और क्योंकि ये पीरियोडिक काम कर रहे हैं हम लोग, पीरियोडिक, तो देखो जी, अभी आउटस्टैंडिंग रेंट है, आउटस्टैंडिंग रेंट, क्या रिसीट्स एंड पेमेंट में आउटस्टैंडिंग रेंट लिखेंगे? नहीं लिखेंगे, क्योंकि उसमें तो जो एक्चुअल आया और जो एक्चुअल गया वो लिखेंगे। बट पीरियोडिक स्टेटमेंट जो है अपना, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, रेंट दिया नहीं है तो भी लिखेंगे, मतलब वही प्रॉफिट एंड लॉस वाला सारा बुद्धि यहां लगाएंगे। तो जब इतना बात आप समझा दिए सर, तो इसको नेक्स्ट पैराग्राफ रीड करने का क्या दरकार है, छोड़ दीजिए ना, हम लोग समझ गए सर। छोड़ तो नहीं सकते ना भाई। तो चलो, डिस्टिंग्विशिंग फीचर समराइज्ड है, आइए समराइज चीज को पढ़ते हैं। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट is an elementary form, elementary मतलब एकदम beginning, starting form of account consisting of classified summary of cash receipts and payments over a certain period together with cash balances at the beginning and close of the period। तो रिसीट एंड पेमेंट में शुरुआती तौर पे ओपनिंग कैश बैलेंस रहेगा, लास्ट का क्लोजिंग कैश बैलेंस भी रहेगा, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। The receipts are entered on the left hand side and payment on the right hand side। अब ये लेफ्ट राइट का क्या चक्कर है भैया, इसमें भी बता दिया, सेम साइड्स एज दोज विच दे अपीयर इन द कैश बुक। तो ठीक है, कैश बुक याद है तो बस उसी को समझ लो। ऑल द रिसीट्स एंड पेमेंट्स वेदर ऑफ रेवेन्यू और कैपिटल नेचर आर इंक्लूडेड इन दिस अकाउंट। तो ये बात भी हमने बता दी थी, ये वही चीज़ है। द बैलेंस ऑफ द अकाउंट एट द एंड ऑफ द पीरियड रिप्रेजेंट्स द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ कैश रिसीव्ड एंड पेड अप। क्योंकि रिसीट एंड पेमेंट में तो बस कैश का ही बात हो रहा है। इट इज़ ऑलवेज इन डेबिट सिंस इट इज़ मेड ऑफ कैश इन हैंड एंड बैंक। तो भैया जो पैसा रहेगा नहीं तो देंगे कहाँ से, तो इसीलिए इसका डेबिट बैलेंस ही रहता है। कितना कॉमन सेंस वाला बात है और इसको कितना ध्यान से अकाउंट्स के स्टडी मटेरियल में लिखा हुआ है। तो मेरे को पता है, ऐसा फीलिंग आता है दोस्तों कि किस लेवल का समझाने का प्रयत्न इन लोग कर रहे हैं या किस लेवल का अपने को बेवकूफ़ समझते हैं।
या मैं ये बोलूं कि कितना इजी है, अगर कॉन्सेप्ट को समझ लें, बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लें, तो ये सारा चीज एकदम लगेगा कि हाँ मैं समझ चुका हूँ यार, आगे बढ़ो, अरे मैं समझ चुका हूँ, आगे बढ़ो। बट आगे बढ़ जाएं और कुछ कुछ चीज नहीं समझे हो तो दिक्कत हो जाता है। तो पहले मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, कॉन्सेप्ट को समझ लो। तो कॉन्सेप्ट को समझने के बाद एक बार रीडिंग करने से होता यही है कि कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाना चाहिए कि चलो यार मैंने एकदम मतलब इतना अच्छा से मैं समझ लिया हूँ कि अब मेरे से कोई भूल हो ही नहीं सकता है। तो ये जो एक्स्ट्रा रीडिंग करते हैं ना दोस्त, ये सिर्फ आपको ये विश्वास दिलाने के लिए कर रहे हैं कि आपने एक 100% तैयारी करके एग्जामिनेशन पे आप बैठ रहे हो। तो ये कॉन्फिडेंस बहुत हेल्प करता है कि यार मेरे को सब आता है, मैंने सब समझा है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैंने छोड़ दिया है, मेरे से तो अच्छा सामने वाला हो ही नहीं सकता है, वो शॉर्टकट में पढ़ा है, मैंने एकदम सब कुछ डिटेल में पढ़ा है, मेरा दिमाग एकदम जो मेरे को एडवाइस दे रहा है गलत हो ही नहीं सकता है। तो आप दायां बायां झांकोगे नहीं, किसी और का कॉन्फिडेंस देख के आपका कॉन्फिडेंस कम नहीं होगा। इट्स ऑल द मैटर ऑफ कंपटीशन, एंड व्हेन इट इज अ मैटर ऑफ कंपटीशन, बिकॉज इट इज अ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन माय फ्रेंड्स, सो कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कॉन्फिडेंस, फॉल्स कॉन्फिडेंस ही ज़बरदस्ती अपने आप को कॉन्फिडेंस ले लो, भगवान का चरना व्रत ले लिया जी एकदम, बस देवी माँ रक्षा करेगी, मम्मी ने कवच पहना दिया, दीज आर ऑल नॉट ट्रू कॉन्फिडेंस, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं मेहनत नहीं कर रखी है। हे देवी माँ 51 रुपये का प्रसाद चढ़ाऊंगा, एग्ज़ाम अच्छा हो जाए, ये सब फॉल्स कॉन्फिडेंस है। भगवान ने कभी भी नहीं कहा है कि भैया मेरे को घूस दो तो मैं पेपर अच्छा दे दूं, भगवान ने कभी ये शिक्षा नहीं दी है। अगर यही शिक्षा देनी होती ना दोस्त, विश्वास करो, जो महाभारत का कुरुक्षेत्र का मैदान था, उसमें भगवान श्री कृष्ण ने जबरदस्त पाठ पढ़ाया अर्जुन को, जबरदस्त। उसने कहा हे अर्जुन शस्त्र उठाओ, भगवान ने यही कह दिया होता एक काम कर, मैं तो भगवान हूं, दूध ले मेरे माथे पे चढ़ा, नारियल फोड़, और बाकी सब काम मैं कर दूंगा क्योंकि मैं भगवान हूं। तो यही काम तो आप लोग कर रहे हो जाके आज, भगवान को दूध चढ़ा रहे हो, शिव जी को नारियल फोड़ रहे हो, और भगवान आपका सारा काम करेगा। तो भगवान ने तो कहीं ऐसा नहीं बोला है कि भैया हम ही कर देंगे सब कुछ। तो आप लोग क्यों ऐसा कर रहे हो? सोचो सोचो सोचो। दोस्तों भगवान के अगेंस्ट नहीं लेकर जा रहा हूं आपको, ठीक है? विश्वास है तो भगवान है, ठीक है? बिलीफ। तो मैं तो आपको सेल्फ बिलीफ का पार्ट पढ़ा रहा हूं, और सेल्फ के अंदर ही तो भगवान होता है, बोलते ना मेरे अंतर आत्मा में भगवान विराजते हैं। तो मैं मेहनत करूंगा, मेरे अंदर का भगवान खुश होगा, और मेरे अंदर का भगवान खुश होगा तो मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा। तो प्लीज़ मेहनत से पीछे मत हटिए। आगे डिस्कशन को बढ़ाते हैं दोस्त। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट resembles a profit and loss account and serves the same function in respect of a non-profit making concern as the last mentioned account does for a firm carrying on business of trade. Last mentioned account मतलब profit and loss account. Income and expenditure account is drawn up in the same form as the profit and loss account. Expenditure of revenue nature is shown on the debit side. Income and gains of revenue nature are shown on the credit side. Income and expenditure account contains all the items of income and expenditure relevant to the period of account, whether received or paid out, as well as that which have fallen due for recovery or payment. वही अक्रूवल बेसिस, रिसीव है, पे किया नहीं किया, जो भी है सब अपने को डालना है।
कैपिटल रिसीट्स, प्रीपेमेंट्स of income and capital expenditure, prepaid expenses are excluded. It does not start with any opening balance. The closing balance represents the amount by which income exceeds the expenditure only or vice versa. तो मेरे ख्याल से इसमें कुछ भी एक्सप्लेन करने का नहीं है दोस्त, क्योंकि ऑलरेडी सारा एक्सप्लेनेशन हो चुका है, सिर्फ रीडिंग कर रहे हैं, ठीक है। और जिस बच्चे को कॉन्फिडेंस भरपूर है कि मेरे को ये एकदम अच्छा से आता है, समझ चुका हूँ, वो चाहे तो स्किप कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। बट बहुत सारे कमज़ोर बच्चे जिनका आत्मसम्मान एकदम हिला हुआ है कि भाई मेरे को इंग्लिश नहीं आता है, मेरे को समझ में नहीं आता है, तो उनके लिए मैं ये एक एक वर्ड पढ़ाता हूँ। आप अपना आत्मसम्मान और आत्म कॉन्फिडेंस प्लीज़ लिफ्ट करिए, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। सो प्रिपरेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फ्रॉम रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। तो आपको सम्स में क्या देंगे, रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट दे देंगे, और आपको बोलेंगे कि भैया इसमें से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाइए और लास्ट में बाद में बैलेंस शीट भी बनाइए। तो कैसे बनाना है, तो ये 5-7 पॉइंट्स है, 6 पॉइंट है। ये 6 पॉइंट अगर एक बार हम लोग ध्यान से सुन लें दोस्तों, तो देखो वही कमाल हो जाएगा। उसके बाद आपसे कोई गलती हो ही नहीं सकती, क्योंकि प्रवचन सुनने के बाद हम लोग प्रैक्टिकल इलस्ट्रेशंस भी मिलकर करेंगे, ठीक है। एक्स्ट्रा मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, एक्स्ट्रा मैं पढ़ा रहा हूँ थ्योरेटिकल नॉलेज, जो कि मैक्सिमम टीचर स्किप करते हैं कि चलो आओ 10-15 न्यूमेरिकल कर लेंगे तो हो जाएगा। बट 10-15 न्यूमेरिकल कर लिया, हो गया, 95% हो गया जी। बट विश्वास करो, अगर आपको मैं थोड़ा सा ट्विस्ट करके कोई क्वेश्चन बना दूँ ना, थोड़ा सा ट्विस्ट, तो ये बच्चे नहीं कर पाते हैं आगे। ये बात आप पहले स्वीकार करिए। हाँ जी सर, ये बात तो हम मानते हैं कि थोड़ा सा ट्विस्ट एंड टर्न होने से क्वेश्चन पेपर थोड़ा सा एग्जामिनर, देखो एग्जामिनर तो ट्विस्ट करेगा ही, उसका तो मतलब ही यही है, बात को समझिए। इतने बच्चे को मैं जानता हूं जो एक एक क्वेश्चन बुक को ना 20-20 बार सॉल्व करके बैठे, बहुत मेहनती होते हैं भाई कुछ कुछ बच्चे। बोला भाई मेरे को तो भाई एकदम नंबर लाना है, दिमाग तो चलाना नहीं, बट मेहनत पूरा करेंगे, मतलब गधा खटनी पूरा करेंगे जी हम। और वो लास्ट में थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया एग्जामिनेशन ने, बस वो सबका सब रॉन्ग हो गया। तो रटने वाले बच्चों के साथ यही प्रॉब्लम होता है। मैं कोशिश कर रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ चीज़ों को समझाने का। सो बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इस सब को स्किप मत करिए। जो मैं बोल भी रहा हूँ कि अगर आपको लग रहा है कि आपको सब आता है तो स्किप कर जाइए, वो बात को भी नहीं सुनना चाहिए आपको, क्योंकि आपको लग रहा है कि आपको सब आता है। हाउ कैन यू बी श्योर कि आपको सब आता है? जब तक आप नहीं देखोगे तो आप श्योर कैसे रहोगे? तो प्लीज़ अगर थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत कर लो तो लंबा फायदा का वादा मैं करता हूं, क्योंकि सीए इंटरमीडिएट लेवल पे ये बेसिक्स बातें मैं नहीं करने वाला हूं, प्लीज समझिए, मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं। और सीए इंटरमीडिएट में अगर कोई बच्चा मेरे से ये सब सवाल करेगा तो मैं भैया हाथ जोड़ के विनम्रता पूर्वक कहूंगा, बेटा जा फाउंडेशन का वीडियो देख, उस समय तकलीफ हो जाएगी आपको। तो प्लीज जो मेहनत जिस समय करना कर लीजिए। और ये सब मजा मिलने वाला सीए इंटरमीडिएट में, क्योंकि सीए इंटरमीडिएट में अब इतना थ्योरेटिकल ज्ञान नहीं रहेगा, दे दनादन प्रैक्टिकल्स, और एकदम ट्विस्ट एंड ट्विस्ट, प्रैक्टिकल्स में जबरदस्त ट्विस्ट। अब वो जबरदस्त ट्विस्ट को आप समझ ही नहीं पाओगे क्योंकि आपका बेस हिला हुआ है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। चलिए आगे चर्चा को बढ़ाते हैं। Situations may require compilation of income and expenditure account and balance sheet from receipts and payment account. After making adjustments in respect of income accrued but not collected. इनकम अक्रूड बट नॉट कलेक्टेड, ये पैसा मिल जाना चाहिए मेरे को, बट मैं अभी कलेक्शन नहीं किया, तो इसको हमको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाना पड़ेगा। या एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग
दिया नहीं है मैंने, बट इसको भी लिखना पड़ेगा। द प्रिपरेशन ऑफ द बैलेंस शीट इन सच अ केस is also necessary since an income and expenditure account must always be accompanied by a balance sheet. The procedure which should be followed in this regard is briefly outlined below. So आइए क्या करना है अपने को, compute the opening balance of the accumulated fund। जैसे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस वाला जो ट्रेडर्स के लिए काम करते हैं उसमें तो कैपिटल कहते हैं हम लोग, यहाँ हम लोग कह रहे हैं एक्यूमुलेटेड फंड। कैपिटल जब हम लोग बोलते हैं तो किसी, समझ लीजिए अगर जब हम लोग सोल ट्रेडर का काम कर रहे थे तो वो कैपिटल एक व्यक्ति का था, सोल प्रोप्राइटर का। यहाँ पर बहुत लोगों ने मिलकर पैसे इकट्ठे किए, तो एक्यूमुलेट किए, इकट्ठे किए मतलब एक्यूमुलेट किए। तो देखो अंग्रेजी का मीनिंग अगर समझ जाए तो ये सब चीज़ कितना आराम से समझ में आता है। एक्यूमुलेटेड फंड मतलब इकट्ठा किए हम लोग मिलकर। ठीक है दोस्त, सो कंप्यूट द ओपनिंग बैलेंस ऑफ द एक्यूमुलेटेड फंड और कैपिटल फंड। तो चलो भाई, ऐसे नहीं समझ रहे तो चलो भैया तुम लोगों के लिए आसान कर देते हैं, इसको भी कैपिटल फंड लिख दो बस। ठीक है, कैपिटल फंड ऑफ द इंस्टीट्यूशन विद द हेल्प ऑफ मेकिंग ओपनिंग बैलेंस शीट। तो कोई दिक्कत नहीं दोस्त, ये सब जब हम लोग प्रैक्टिकल्स देखेंगे तो आराम से समझ जाओगे। अगर नहीं भी समझ में आ रहा तो ओपनिंग बैलेंस शीट बना लो ना। इट विल बी द एक्सेस ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ एसेट्स ओवर दैट ऑफ द लाइबिलिटीज एट द कमेंसमेंट ऑफ द पीरियड। अब ये एक इशारा दिया आपको कि अगर एसेट्स कॉलम दिया हुआ है, लाइबिलिटीज कॉलम दिया हुआ है, तो ये तो वही फंडा है दोस्त, कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इज इक्वल टू एसेट्स। ये निकालना है अपने को, और ये दोनों दिया हुआ है, तो एसेट्स माइनस लाइबिलिटी करोगे तो अपने आप कैपिटल निकल जाएगा, जिसको हम लोग कहते हैं एक्यूमुलेटेड फंड। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। ठीक है जी, ओपन लेजर अकाउंट्स in respect of various items of income and expenditure. Example, subscription, rents, printing, purchase of sports material, etc. In which accruals or outstanding at the beginning or at the end period have to be adjusted. तो इसका मतलब कहीं ना कहीं सर यहाँ जर्नल नहीं है। जैसे हम लोग वहाँ जर्नल करते थे, फिर लेजर करते थे, फिर ट्रायल बैलेंस करते थे, फिर सर वहाँ से P&L करते थे, और फिर वहाँ से बैलेंस शीट करते थे। तो दोस्त ये तो हो गया प्रॉपर एकदम अकाउंटिंग का मेथड, प्रॉपर तरीका। ठीक है, बट ये मंदिर वाले, क्लब वाले ये इतना तामझाम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, समझिए बात को। तो ये क्या करते हैं, चुपचाप एक रिसीट पेमेंट बना लेते हैं, और फिर आप जैसे कोई अकाउंटेंट को बोलते हैं भाई यह देख ले भाई, यह रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है मारो। ठीक है, तो उस हिसाब से आपको बनाना है। तो अब एक एक करके आपको प्रोसेस बता रहे हैं दोस्त कि ओपन लेजर अकाउंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ वेरियस आइटम्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, सब्सक्रिप्शन, रेंट, प्रिंटिंग वगैरह वगैरह वगैरह, इन विच अक्रूवल्स और आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग और एट द एंड पीरियड हैव टू बी एडजस्टेड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर में ये हम लोग करेंगे। उसके बाद देखिए, एंटर देर इन एनी अक्रूवल और आउटस्टैंडिंग at the end of the period as well as amounts which relate to earlier period or the following period. The balance of the ledger accounts therefore will represent the amounts or
income or expenditure pertaining to that period. These should be transferred to the income and expenditure account. सर कुछ नहीं समझ में आया। देखो भैया, लेजर खोलना है, ठीक है, जैसे सब्सक्रिप्शन का लेजर खोले, एंटर देयर इन एनी अक्रूवल और आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द पीरियड। अब कुछ आउटस्टैंडिंग है, ये लेट से रेंट का ही खोल लिया हमने, ठीक है। अब आउटस्टैंडिंग रेंट है तो उसमें डाल दो लेजर में, ठीक है। एज वेल एज अमाउंट्स रिलेट टू अर्लियर पीरियड और अ फॉलोइंग पीरियड। बेसिकली ये सब क्या ना सब्सक्रिप्शन में समझ में आएगा, क्योंकि सब्सक्रिप्शन क्या ना कभी कभी ऐसा होता है। एक काम करते हैं, सब्सक्रिप्शन अकाउंट दिखाते हैं आपको खोलकर। ये देखो, ये है सब्सक्रिप्शन अकाउंट। सम्स अभी हमने पढ़ा नहीं है। अब इस सब्सक्रिप्शन अकाउंट में देखो, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, टू सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, फिर कुछ एडवांस। तो आउटस्टैंडिंग एडवांस पिछले साल का कुछ मिला, कुछ इस साल का आउटस्टैंडिंग है, कुछ एडवांस में। तो ये चीज़ जब हम लोग प्रैक्टिकल देखेंगे तो समझ में आएगा। बस अभी आप फिलहाल ये समझ लीजिए कि जो अकाउंट हम लोग खोलेंगे लेजर में, उसमें पिछले साल का, एडवांस का, सबको अलग अलग तरीके से क्लासीफाई करेंगे, क्योंकि हमारा मेन मकसद है दिस ईयर। तो दिस ईयर में जैसे लेट से अगर अकाउंट्स बना रहे हैं 2017 का, 2017-18 का, और कुछ पैसा आ गया 2016 का, जो 2016-17 का पैसा है वो आया है इस अकाउंटिंग ईयर में। या कभी कभी तो ऐसा भी होता है 2018-19 का, देख भैया मैं तो बैंकॉक जा रहा हूँ, तो मेरे से नेक्स्ट ईयर का भी पैसा इसी साल ले ले। समझ में आया दोस्त? तो मुद्दा का बात ये है कि 2017-18 का बुक्स में कुछ पैसा तो प्रीवियस ईयर का आ गया, 2016-17 का पैसा आया। पॉसिबल है या नहीं है? और कभी कभी ऐसा हो सकता है कि 2018-19, क्योंकि मैं बैंकॉक जा रहा हूं तो इसी साल ले ले, वो भी इसमें आ गया पैसा। बट क्योंकि अपने जैसे प्रॉफिट एंड लॉस में बनाते हैं इस साल का, ओनली दिस ईयर, तो लेजर बना के जो भी आगे पीछे का हिसाब है उसको चुकता कर भैया, उसको साइड कर, ठीक है। तो ये अपने जब करेंगे तो समझेंगे आप। कुल मिला के अपने को इस साल का ही हिसाब रखना है। अब इस साल का हिसाब में अगर समझ लो, पिछले साल का तो पैसा आ गया, 2016-17 का पैसा इस साल आया है 2017-18 में, बट इस साल का सिर्फ 10 महीने का पैसा आया। अब 2 महीने का पैसा नहीं आया तो भैया आउटस्टैंडिंग लिख। तो ये पूरा का पूरा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के सम्स में ये उलझाते हैं आपको सिर्फ इसी एंट्री पे। और इस एंट्री पे इतना मज़ा आने वाला है आपको, क्योंकि अगर हमने आपको अगर लॉजिक समझा दिया ना कि अपने को इस साल का ही खर्चा रखना है, और ये लॉजिक अब अपने एकदम दिमाग में क्रिस्टल क्लियर छप गया है, तो कितना भी होशियारी लगा के सम्स बनेंगे, आपको इतना मज़ा आने वाला, इतना सुकून मिलने वाला कि आपको लगे आ हा, ये 5 नंबर 6 नंबर तो एकदम मुफ्त के मिल रहे हैं। क्योंकि 2-3 एंट्री का ही सम्स होगा। सब्सक्रिप्शन एडवांस में मिला, सब्सक्रिप्शन नहीं मिला, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग रह गया, तो ये सब में आपको उलझाएंगे। बट क्योंकि आपका दिमाग एकदम क्लियर है तो आपको बहुत मज़ा आएगा कि भैया उलझा लो, हम तो उलझेंगे नहीं। बट कुछ कुछ बच्चे जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते, वो सिली मिस्टेक करते हैं इसमें, और फिर बाद ओ यार कर रहे हैं मिलकर। बट मेरे ख्याल से आप लोगों के साथ ऐसा दुर्घटना नहीं घटेगा, बल्कि आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा कि अरे यार तुमसे ये सिंपल सी एरर कैसे हो सकती है। तो ये विश्वास मैं आपको दिलाना चाहता हूँ, जब हम लोग काम करेंगे तो समझोगे आप। तो ठीक है, पॉइंट नंबर 3 में चलते हैं दोस्त। पोस्ट फ्रॉम द डेबिट ऑफ द रिसीट एंड, ये थोड़ा सा रटने वाला कॉन्सेप्ट में लिख दिया तो मेरे को अच्छा नहीं लगा,
बोलते हैं रिसीट्स एंड पेमेंट का बताया गया था कि ये कैश बुक का हिसाब किताब होता है, तो ये भी बताया गया था कि जब रिसीट होता है तो डेबिट साइड में होता है। अब ये बोलते हैं कि डेबिट को इनकम एंड एक्सपेंडिचर का सीधा डेबिट को क्रेडिट में है, क्रेडिट को डेबिट में, ये कुछ ऐसा आपको बताएंगे। ठीक है, मैंने भी आपको बता दिया। तो पोस्ट फ्रॉम द डेबिट ऑफ रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट टू द क्रेडिट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो ये लिखने का तरीका अच्छा नहीं लगा मेरे को, कि इस डेबिट को यहाँ से यहाँ ले आओ, रटने वाला तरीका है। तो समझाने वाला तरीका क्या है भाई, जो रिसीव किया है हमने वो हमारा चाहे तो इनकम होगा या कैपिटल रिसीट होगा। तो जब हम इनकम एक्सपेंडिचर बनाएंगे तो हमको पता है कि वो हमारा क्रेडिट साइड में होता है, बट फिर भी ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि ये आपको एक शॉर्टकट तरीका बता रहे हैं, शॉर्टकट, बट आप इनको ये नहीं पता है कि भैया मैं फाइनल अकाउंट्स समझ के बैठा हूं, मैं तो ऑलरेडी एक्सपर्ट नॉलेज लेके बैठा हूं, तो मेरे को ये सब क्या समझा रहे हो? ठीक है, समझ में आया दोस्त? ये इसका मतलब ये है कि जैसे अगर कोई एक छोटा मोटा मुनीम आया, तो छोटा मोटा मुनीम को बोला देख भैया ये रिसीट्स एंड पेमेंट है, तो ये रिसीट्स है, ये पेमेंट साइड है, तो भैया एक काम कर, तो इसका इधर ले ले, इसका इधर ले ले। ठीक है, तो ये मुनीम लोग को समझाया जाता है, बट मैं किसी मुनीम को थोड़ी ना पढ़ा रहा हूँ यार, मैं जिनको पढ़ा रहा हूँ वो ऑलरेडी एक्सपर्ट हो गए हैं। ठीक है, तो क्या मैं ये समझ रहा हूँ तो गलत समझ रहा हूँ दोस्तों? क्या कहा? हाँ, यस, नहीं सर, नहीं, हम लोग एक्सपर्ट है सर, आप एकदम सही समझ रहे हैं, वेरी गुड। क्योंकि अब आप लोग क्लास 11 एंड क्लास 12 का पढ़ाई नहीं कर रहे हो, आप लोग सीए का पढ़ाई कर रहे हो, भूलिएगा मत। हालांकि ये लेक्चर क्लास 11 एंड 12 के बच्चे भी देख सकते हैं, मैं तो चाहता हूं कि भाई उनको भी अभी से ही सीए का जो लैंग्वेज है वो अभी से समझा दें। तो 11 का बच्चा जब ये लेक्चर देख रहा है तो उसको लग रहा है वाह यार मेरे कॉन्सेप्ट एकदम मजबूत हो गए, और सीए के लेवल पे भी यही पढ़ाई है। ठीक है, तो आराम से ये 11-12 के बच्चे भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सो पोस्ट फ्रॉम द डेबिट ऑफ द रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट to the credit of income and expenditure account, other items of income wherein accruals and outstanding amount have to be adjusted. Likewise, post items of expenses in which no adjustment is to be made directly to debit of income and expenditure account. तो ठीक है, ये कुछ भी नहीं है दोस्तों, सीधा सीधी जैसे प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं वैसे ही बनाएंगे। ट्रांसफर द बैलेंस ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट टू द एक्यूमुलेटेड फंड और कैपिटल अकाउंट। तो जैसे हम लोग कैपिटल में लेकर जाते हैं तो उसमें भी जो सरप्लस आएगा तो उसको एक्यूमुलेटेड फंड या कैपिटल फंड में लेकर जाएंगे। 5वां नंबर पॉइंट, पोस्ट द रिसीट्स एंड पेमेंट्स ऑफ कैपिटल नेचर फ्रॉम द रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट टू द अप्रोप्रिएट एसेट और लाइबिलिटी अकाउंट। तो ये अप्रोप्रिएट एसेट एंड लाइबिलिटी लिखने का मतलब ही है कि ये बात कर रहे हैं बैलेंस शीट का। ठीक है, फॉर इनकॉर्पोरेटिंग इन द बैलेंस शीट। तो बस मैं चाहता तो एक साथ पूरा लाइन पढ़ सकता था, बट मैं ये बताना चाहता था कि कैसे अपने को सीखना है। जब अपने रीड करते हैं कोई भी प्रोफेशनल टेक्स्ट बुक, तो क्या हम अपने कॉन्सेप्ट को बुक के से पहले चल रहे हैं या बाद में चल रहे हैं? अगर हम जो किताब पढ़ रहे हैं, जिस बुक को हम रीड कर रहे हैं दोस्त, रीड करने का जो सेकंड लाइन, हम फर्स्ट लाइन में हैं, हम फर्स्ट लाइन में हैं, बट हमको फर्स्ट लाइन पढ़ते के साथ एहसास अगर हो जाए कि सेकंड लाइन में क्या लिखना चाहता है ऑथर, तो इसका मतलब आप ऑथर के दिमाग से एक लाइन आगे चल रहे हो। तो जो भी बच्चा एक लाइन आगे चलता है ऑथर के किताब से, उसका मतलब उसका माइंड का ट्यूनिंग ऑथर के माइंड के ट्यूनिंग से सिंक्रोनाइज्ड हो गया। तो इसका मतलब ये है कि हम और आप अगर एक लाइन पहले चल रहे हैं, तो सीए इंस्टीट्यूट का जो मॉड्यूल है, हम उससे एक लाइन आगे चल रहे हैं दोस्त। ये बहुत बड़ा उपलब्धि है कि आप आईसीएआई के मटेरियल को मास्टरी कर लिए हो, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है 2-3 बार, तो यू आर मास्टर इन आईसीएआई मटेरियल।
जो कि मैक्सिमम टीचर्स ऑल ओवर इंडिया में बोलते हैं आईसीआई का मटेरियल बहुत अरे बेकार है, छोड़ दो, फेंक दो, डस्टबिन में फेंक दो, जो मैं नोट्स दे रहा हूं उससे पढ़ो। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि एक तो आईसीआई का मटेरियल फेंकोगे, मेरा मटेरियल पढ़ोगे तो जिंदाबाद किसका करोगे? मेरा जिंदाबाद करोगे ना, क्योंकि मेरे मटेरियल से पढ़ो। क्रेडिट किसको दोगे? अरे भैया सर के मटेरियल से सब कुछ आया है, बट सर ने सारा कुछ कट कॉपी पेस्ट आईसीएआई से किया है, वो तो कोई देखने नहीं जाता। बट इसमें रिस्क क्या होता है, कुछ कुछ कीवर्ड्स सर ने चेंज करने के चक्कर में सिंपल लैंग्वेज लिख दिया, वो कीवर्ड्स आप नहीं लिखे आईसीआई में, तो नंबर कट जाते हैं। तो मैं अपना नाम रोशन करूं, आप लोग मेरे नाम का खुश हो कि अरे वाह वाह वाह, और उस चक्कर में आपके 20-25 नंबर कम हो जाए, तो वो रिस्क मैं क्यों लूँ? क्योंकि दोस्त क्या होता है, 100 में से 60-70% ही मटेरियल में आता है, और 70% अगर बच्चा करके आता है तो 49 मार्क्स लेकर आता है। और अगर हम 100% आपको तैयारी कराएं और 100 में से अगर आप 70% भी कर लेना दोस्त, तो 70 नंबर आपका आ जाता है। तो मार्केट में जो टीचर्स बेस्ट टू बेस्ट है, उनके बेस्ट टू बेस्ट बच्चे का एवरेज मार्क्स 49 है, और हमारे बच्चों का एवरेज मार्क्स होगा 70। ये दावा है मेरा। तो ये देखिए, समय बताएगा ये बात। व्हेन द टाइम विल कम, ये चीज़ हम आपको बताएंगे। मैं नहीं बताऊंगा, आप जब नंबर लेकर आओगे तो आप बताओगे कि यस सर आप सही कहते थे, मेरे बाकी मित्र 49 51 लेकर आए हैं और मैं आराम से 70 लेकर आया हूँ। तो ये मेरा दृढ़ विश्वास है, और ये आप लोगों को कर दिखाना है दोस्तों।